बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज है हमारा वीक नंबर 6। आज हम देखेंगे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है। अच्छा, अब से हम ये किया करेंगे कि हम अटेंडेंस अपने ना पहले 10 मिनट्स के बाद ले लिया करेंगे, ठीक है। तो अभी वैसे 10 मिनट्स तो हो चुके हैं, लेकिन चलो आज पहली है दिन तो मैं लिवरेज दे देता हूँ 5 मिनट्स मोर की ना। उसके बाद फिर एक बार अटेंडेंस मार्क हो जाएगी आपकी इस पहली वाली क्लास की, तो फिर वो आपका एक लेक्चर भी मिस हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने को क्लास का ग्रुप बनाया हुआ है ना, तो उसके ऊपर मैसेज शेयर कर दो कि जो बच्चे अभी टहल रहे हैं ना बाहर, वो जरा जल्दी से तशरीफ ले आए, ठीक है। अच्छा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट जो है ना, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आपको एंटरप्राइज वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा फेस करने को मिलेगा, ठीक है। बल्कि एंटरप्राइज वर्ल्ड में क्या, आप लोग खुद भी फेस कर रहे होते हो। जब आप किसी सोशल मीडिया पे लॉग इन करते हो तो वहां पे आपकी एक आइडेंटिटी, एक लॉग इन बना हुआ होता है, सही है ना। आप उसको यूज करते हुए अपनी चीजों को एक्सेस करते हो। जीमेल यूज कर रहे हो, अपना ये यूनिवर्सिटी का जो भी आपका एलएमएस बना हुआ है उसको यूज कर रहे हो। तो इन सारी जगहों पे एक्चुअली जिस चीज का आपको फेस करनी चीज पड़ रही होती है वो होती है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो होता ये है कि अगर हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें, तो यहाँ पे आपको जब आप एनरोलमेंट होती है तो आपको एक आइडेंटिटी असाइन कर दी जाती है जो यूजुअली आपका रोल नंबर होता है, ठीक है। और फिर उस पे कुछ बिहाइंड द सीन एक्सेस की पॉलिसीज भी असाइन कर दी जाती हैं, ठीक है। कि जिससे आपको पता चल रहा होता है या उनको पता चल रहा होता है कि यार इन स्टूडेंट्स को इस एरिया के ऊपर जो आपके एलएमएस के हैं ये एक्सेस दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आप सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स आपके सामने नजर नहीं आ रहे होंगे, बिकॉज आपके एक्सेस में वो वाली फील्ड या वो वाला डिपार्टमेंट नहीं दिया हुआ, ठीक है। इसी तरह से आपको अटेंडेंस व्यू करने का राइट में भी होगा शायद यहाँ के एलएमएस में, ठीक है। और इसी तरह से अपने मार्क्स व्यू करने का राइट होगा, वगैरह वगैरह। उसी के अगेंस्ट जो फैकल्टी है उसके एक्सेस राइट कुछ और तरह के होंगे, ठीक है। वो आपके मार्क्स भी देख सकती है, वो आपके मार्क्स ऐड भी कर सकती है, वो आपकी अटेंडेंस भी ऐड कर सकती है। उनके पास कुछ 6 मेन्यू या 4 मेन्यू के पॉइंट्स एक्स्ट्रा आ रहे होंगे, ठीक है। मैनेजमेंट जो है, जिसने इवन कोर्सेज क्रिएट करने हैं और फैकल्टी असाइन करनी है और कोई नई फैकल्टी हायर होती है तो उसकी भी एंट्री करनी है, तो एचआर वालों के पास कुछ और तरह के मेन्यू में ऑप्शन आ रहे होंगे कि वो नया फैकल्टी अपॉइंट हुआ है तो उसकी डाटा एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स मैनेजमेंट वाले जो लोग होंगे वो कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से मल्टीपल काम ना, ये सारी चीजें एक्सेस मैनेजमेंट वाले एरिया में आती है, ठीक है। आइडेंटिटी मैनेजमेंट होगी कि आपकी जो आइडेंटिटी है, डिजिटल आइडेंटिटी, आपकी जो डिजिटल पर्सोना है उसको क्रिएट करना किसी सिस्टम के अंदर रहते हुए, ठीक है। यानी कि आपकी रेप्लिकेशन या आपकी रिप्रेजेंटेशन उस सिस्टम के अंदर तैयार करनी। जैसे आपका नाम है XYZ, तो XYZ के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई बंदा उसको फेसबुक पे कांटेक्ट करना चाहे तो उस XYZ की एक वहां पे फेसबुक के अंदर रहते हुए एक आइडेंटिटी बनी होनी चाहिए ना, एक अकाउंट बना होना चाहिए, ठीक है। तो वो उन्होंने राइट आप लोगों को दिया है कि अगर आपने फेसबुक यूज करना है तो आप अपना पर्सोना, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी ऑन द फेसबुक खुद से क्रिएट कर लें। तो आप जाते हैं वहां पे, कहते हैं क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप उसमें अपना नाम पता बाकी चीजें देते हो तो आपका एक डिजिटल पर्सोना या डिजिटल आइडेंटिटी ऑन द फेसबुक क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जितने लोगों ने आपसे गुफ्तगू करनी होती है फेसबुक पे, वो उस आइडेंटिटी के थ्रू मैनेज कर लेते हैं। और जो ही आप क्रिएट करते हो ना, तो आपके ऊपर वो जो फेसबुक का सिस्टम होता है वो यूजर वाला जो एक्सेस के राइट्स होते हैं वो लगा देता है, ठीक है। तो उसकी कुछ खास रिस्ट्रिक्शन होंगी कि आप अपने सिर्फ अपने अकाउंट की चीजों को चेंज कर सकते हैं। और आप फलां को, वो क्या होती है, वो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और फलां को नहीं भेज सकते। ऐसा होता है ना कि कई लोगों के ऊपर वो बटन ब्लॉक आ रहा होता था कि वो आप उनको ऐड फ्रेंड नहीं कर सकते, ठीक है ना, अनलेस वो आपके दोस्तों के दोस्त ना हो। इस तरह की वो सारी पॉलिसी एक्सेस मैनेजमेंट की आप अप्लाई होती है। अब वो बटन तो वहीं पे होता है ना, सिर्फ एक्सेस मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि किस प्रोफाइल के ऊपर आपको उस बटन को विजिबल ये एक्टिवेट करवाना है और किस वाली केस में आपके ऊपर नहीं करना। तो ये सारी चीजें एक्सेस मैनेजमेंट के हवाले से मैनेज हो रही होती हैं। तो आप इसको अपनी डिजिटल दुनिया के किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ये आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट अप्लाई हो रही होगी। इवन उन साइट्स पे जिन पे आप लोग लॉग इन नहीं करते हो, वहां पे भी आप पे आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट अप्लाई हो रही होती है। वो कैसे, ये बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करना है सिर्फ, नहीं तो मैं खुद ही पिक कर लूँ। हम्म, आप बताओ यार। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साइट खोली www.google.com, मैंने कोई लॉगिन नहीं किया,
उस पे आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट कैसे अप्लाई हो रही होगी? अच्छा, ठीक है। आप बताओ बेटा, दरमियान वाली बच्ची। नहीं पता। कब से नहीं पूछना। आप बताओ। हैं? यार जहन तो जुड़ाओ, पता तो नहीं है, कोई बात नहीं, ट्राई मार लो कि यार ये हो सकता है, वो हो सकता है। बेटा आप बताओ। हाँ जी। नहीं, आपने कुछ भी नहीं लिंक किया, आपने अभी नया पीसी खरीदा है, उसको खोला है और खोलते साथ ही उसके ऊपर ने www.google.com लिख दिया अब। वेरी गुड, ठीक है। आप बताओ बेटे। आप बताओ। ठीक है, गुड। देखो, मैंने अपने सिस्टम के ऊपर www.google.com खोला, कोई लॉगिन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। उसको पता चल जाएगा ना यार ये मेरा वैलिड यूजर नहीं है, इससे लॉगिन नहीं किया हुआ, तो आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गई। आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिर्फ यही तो नहीं है ना कि ये पूछना कि यार तुम कौन हो, लॉगिन करो, पासवर्ड दो। अगर लॉगिन नहीं किया तो क्या पता चल रहा है कि इसकी आइडेंटिटी है नॉन यूजर वाली, वो भी एक आइडेंटिटी होगी ना। उसने आपको 6 मेन्यू जो ऊपर आ रहे होते थे कि यार जीमेल भी खोल लो, ये भी खोल लो, आपका वो लोगो सा बना आ रहा होता था, तो वो उसने आपको नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? बिकॉज उसको पता चल गया कि यार ये मेरा यूजर नहीं है। तो ये भी काइंड ऑफ आइडेंटिटी मैनेजमेंट की एक किस्म होगी ना, कि उसने ये वेरीफाई कर लिया कि ये यूजर है कि नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, उसने उसके बाद एक्सेस मैनेजमेंट भी कर दिया कि चूंकि आपने लॉगिन ही नहीं किया हुआ, आप उनके यूजर ही नहीं हो, तो आपके पास से वो 6 मेन्यू जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं कि यार वो जीमेल, ओपन माई प्रोफाइल, वो साइड पे आपका वो प्रोफाइल का लोगो सा आ रहा होता है, जो भी आपने पिक्चर लगाई हुई है, डीपी, वो सारी चीजें उस पेज में से गायब कर दी। तो ये हो गया एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है। तो उसने उसी वक्त जो ही आपने पेज खोला, उसने वेरीफाई कर लेना है। अगर तो आपने लॉगिन किया हुआ है, जो भी सेशन किए हुए हैं, वो जो सेशन वगैरह आपकी कुकी चुकी बनी हुई है, उसमें सारा वैलिडिटी है, तो अकॉर्डिंगली वो चीजें लेके आ गया। ये चीजें चेक हुई ना। देखो, आइडेंटिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि पहले चेक करना कि यार यूजर वैलिड है कि नहीं है। इसी को आइडेंटिटी मैनेजमेंट कहते हैं। तो जो ही आपने पेज लॉगिन की करने या पेज खोलने की कोशिश की इवन google.com का, तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी मैनेजमेंट के चेक चलना शुरू हो गए। उसे चेक करके बता दिया कि भाई ये यूजर नहीं है, इसने कोई लॉगिन वॉगिन नहीं किया। उसने कहा वेरी गुड। उसने ये वाली बात आगे एक्सेस मैनेजमेंट वाले सिस्टम को बता दी कि भाई इसने लॉगिन नहीं किया। अब एक्सेस मैनेजमेंट ने ये देखना है कि जो बंदा लॉगिन नहीं करता उसको मैंने पेज पे क्या चीजें दिखानी है। उसने अकॉर्डिंगली वो जो एक्सेस मैनेजमेंट में उसके पास वो जो लिखा हुआ है, रूल्स लगे हुए हैं कि जो बंदा जब लॉगिन नहीं होता उसको मैंने क्या क्या चीजें शो करानी है, क्या क्या नहीं करानी, उसके मुताबिक उसने एक्सेस मैनेजमेंट अप्लाई करके आगे आपको पेज दिखा दिया। तो एक्सेस मैनेजमेंट होगी। अगर आपने लॉगिन किया होता तो क्या होता कि जब वो पेज खुलता google.com का, वो वेरीफाई करता तो उसको पता लग जाता कि यार इस बंदे ने सेशन बना हुआ है, इसने ऐसे लॉगिन किया हुआ है अपने जीमेल के अकाउंट से। ठीक है। वो कहता फाइन। वो आगे एक्सेस मैनेजमेंट वाले को बता देता कि यार ये जो पेज आपने इसको भिजवाना है ना, ये फलाने बंदे के हिसाब से भिजवाना है, फलानी यूजर आईडी के हिसाब से भिजवाना है। ठीक है। अब वो क्या करता है, वो वहां से अपनी डेटाबेस में से उसकी वो डीपी निकालता, और जो उसने सर्विसेज सब्सक्राइब की हुई है उनके लिंक्स निकालता, वो लिंक्स डाल के उस पेज की कोडिंग में आपको भिजवा देता। और जब आपके सामने जब google.com का पेज खुलता, उसमें साइड की पे आपकी डीपी भी विजिबल हो जाती है, और बाकी सारी चीजें जिनका आपको एक्सेस है वो भी विजिबल। अच्छा, इस सारी चीजें के इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए ना एक IEEE मॉडल होता है। वो होता है आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये IAAA जो है, ये इन चार चीजों के लिए यूज हो रहा होता है। आइडेंटिटी या आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, अथराइजेशन के लिए, और अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक है। तो एक प्रॉपर एक IEEE का मॉडल है। अच्छा, इसमें तीन तरह की चीजें आ रही होती हैं, जैसा कि हमने कहा। सबसे पहली आती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एक्चुअली हमें ये बताएगी कि ये जो भी यूजर हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये कौन है। ठीक है। तो ये कौन है, इसको जानने के लिए हम कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिफायर असाइन कर देते हैं उस पर्सन को। जैसे जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो, तो ये जानने के लिए कि आप कौन हो और किस हवाले से बात कर रहे हो, आपको एक रोल नंबर या एक आईडी टाइप चीज असाइन कर दी जाती है। ठीक है ना। तो जब आप आके बताते हो कि जी मैं ABC हूँ, मेरा नाम, तो ABC के नाम के तो पता नहीं एक ही क्लास में भी तीन तीन बंदे या दो दो बंदे हो सकते हैं सेम नाम वाले, और पूरी यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में तो पता नहीं कितने स्टूडेंट्स होंगे।
तो वो इससे तो पता नहीं चलेगा कि अच्छा अगर आप एबीसी आपका नाम है तो एबीसी आप कौन से वाले एबीसी हो, कंप्यूटर साइंस वाले एबीसी हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले एबीसी हो, या सिविल इंजीनियरिंग वाले एबीसी हो, ठीक है ना, या एचआर जो है, जो मैनेजमेंट होती है, वो जो एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन उनके वाले एबीसी हो। तो वो आपको एक यूनिक आईडी असाइन करते हैं जो सिर्फ आपके लिए मख्सूस हो पूरी यूनिवर्सिटी में, या उस पूरे सिस्टम के अंदर जिसमें आप काम कर रहे हो, किसी और के पास वो वाली आईडी ना हो। ठीक है, ताकि आप यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है। और जब आपको ये वाली आईडी मिल जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अब आप जब बात करोगे कि मेरा आईडी नंबर 5 है, तो एवरीबॉडी कम्स टू नो कि अच्छा 5 का क्या मतलब है। सही है ना, तो वो आपकी क्लास पे, आपके कोर्स पे, आपकी डिग्री के ऊपर मैपिंग हो जाएगी कि 5 नंबर जो आईडी था, ये हमने कंप्यूटर साइंस के फलां बैच के 2000 वटेवर 22 के या 23 के जो स्टूडेंट्स थे उनमें से इस वाले स्टूडेंट को असाइन किया हुआ है। तो उसके मुताबिक वो आपका रिकॉर्ड भी निकाल लेंगे। आप जाके कहते हो जी मेरे एग्जाम्स के मार्क्स में कोई मसला है या मेरी अटेंडेंस सही नहीं है, तो आप कहेंगे आप अपना आईडी बताएं, आप आईडी बताएंगे फौरन से अपने पास, जब लॉगिन करेंगे तो सीधा आपका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये सारी मैनेजमेंट हो रही होती है। ओके, इसके बाद आती है ऑथेंटिकेशन। तो जब आपकी डिजिटल आइडेंटिटी बन जाती है, और ऑब्वियसली उसको कोई ना कोई राइट्स भी साइन हुए होंगे, तो उसको कोई ना कोई रोल मिल गया होगा, यूजर का, एडमिन का, फैकल्टी का, वगैरह वगैरह, जो भी आपके सिस्टम में रोल बने हैं, उनमें से कोई का। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि अब जब आप सिस्टम से इंटरेक्शन स्टार्ट कर रहे हो अपना, तो ऑटोमेटिकली आपसे सिस्टम पूछेगा आप कौन हैं। तो उसके लिए वो आपसे पूछेगा वो यूजर नेम पासवर्ड को, इस तरह की कोई आइडेंटिटी आपसे वेरीफाई करवाएगा जिससे पता चल जाए ये वाकई आप हैं। और उसकी मल्टीपल टाइप हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर जगह पे यूजर नेम पासवर्ड ही हो। जब आप ये एटीएम वाला सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हैं तो वो आपकी इनिशियल आइडेंटिफिकेशन आपको इशू किए गए कार्ड से करता है, वो जो आपको एटीएम का कार्ड मिला होता है। तो वो पहली आइडेंटिटी होती है कि यार ये बंदा एक्स वाई जेड है, क्योंकि वो एक्स वाई जेड के अकाउंट का कार्ड प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है ना। अब अगर वो कार्ड, मतलब मेरे केस में, अगर मैं अपने बेटे को देता हूँ कि यार जाओ तुम पैसे ट्रांजेक्शन करवा के ले आओ, तो वो जब जाके वो कार्ड एटीएम मशीन में डालेगा, तो अब वो उसको मुझे ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उस एडीएम को जो आइडेंटिटी प्रेजेंट की जा रही है वो आइडेंटिटी है जो मुझे इशू की गई थी। अब वो कौन लेकर आ रहा है, सिस्टम का इससे कंसर्न नहीं है, क्योंकि उसकी जो आइडेंटिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन की मेथडोलॉजी है उसमें ये है कि जो बंदा अपना कार्ड प्रेजेंट करेगा, हम यही समझेंगे कि ये वही वाला बंदा है जिसको ये कार्ड इशू किया गया, भले वो कार्ड किसी ने चोरी कर लिया हो, या किसी ने, मतलब मैंने जिस तरह अपने बेटे को दिया कि बेटा आप जाके एटीएम से कैश ड्रॉ करके ले आए। हाँ, उस पे वो एक काम जरूर करेगा कि अब ये कार्ड अगर किसी का गुम जाता और कोई और बंदे को मिलता, तो वो जाके वो पैसे ड्रॉ ना करवा ले। तो उन्होंने एक और स्टेप ऐड कर दिया। उन्होंने कहा ओके फाइन, अब जब आप कार्ड वो डालेंगे तो हम समझ तो लेंगे कि ये आप हैं, लेकिन इसके बाद हम आपसे एक सीक्रेट पिन भी पूछेंगे, एक सीक्रेट पासवर्ड भी पूछ लेंगे। तो वो तो जाहिर है आप ही को पता होता है। तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर आपका कार्ड कहीं गुम भी जाता है तो कोई दूसरा बंदा उसको यूज नहीं कर सकेगा, बिकॉज वो जाके अपने आपको इम्पर्सोनेट तो कर देगा कि ये मैं ही हूँ, क्योंकि उसने वो कार्ड वो वाला प्रोजेक्ट किया जो मुझे मिला हुआ था। बट जब उससे पासवर्ड या पिन पूछी जाएगी तो वो ऑब्वियसली उसको पता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अनलेस मैंने खुद ना बताई हो या कि किसी तरीके से हैक ना हो गई हो। तो उस सूरत में वो क्या होगा कि वो एंट्री उसकी रुक जाएगी, बिकॉज उसको पासवर्ड पता नहीं होगा। और एटीएम में नॉर्मली होता भी है कि आप 3 बार गलत डालें तो वो आपका कार्ड भी कैप्चर करके रख लेता है, कि वो फिर जो एक्चुअल जिस बंदे को इशू हुआ होता है उसको जाके बैंक से वापस रिलीज करवाना पड़ता है। तो इस तरह से ना आपका मतलब ये सिलसिला चल रहा होता है ऑथेंटिकेशन का। तो ऑथेंटिकेशन जो होती है वो ये वेरीफाई करती है कि आप एक्चुअली वही हैं जिसकी डिजिटल पर्सोना क्रिएट किया गया था पिछले वाले स्टेप में, आइडेंटिफिकेशन वाले स्टेप। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है अथराइजेशन का स्टेप। अथराइजेशन में क्या होगा कि ओके फाइन, हमने जो आइडेंटिटी बनाई थी, तो आइडेंटिटी बनाते हुए उसको कुछ ना कुछ राइट्स असाइन किए गए थे। तो अब ये जो पर्सन है, ये जो आया है, और इसने अथेंटिकेशन भी अपनी सक्सेसफुली, वो जो स्टेप होता है उसको गो थ्रू कर लिया, पास कर लिया, और अपने आप को प्रूव करवा दिया कि हाँ मैं वही हूँ, थ्रू पासवर्ड और थ्रू कार्ड एंड पिन और वटेवर जो भी आपके सिस्टम में सेटिंग बनी हुई है। अब उसके ऊपर वो सारे राइट्स, वो सारे एक्सेसेस जो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ दैट पर्सोना, या एट वो जो डिजिटल आइडेंटिटी थी उसकी क्रिएशन के टाइम पे जो भी चीजें उसको असाइन की गई थी, वो सारी अब उसको विजिबल हो जाएंगी। वो सिस्टम के ऊपर वो सारे काम कर पाएगा जो कि उसको अथराइज है। ठीक हो गया ना।
और उसके बाद चूंकि हम सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली इस सिस्टम के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी का मॉडल भी इंप्लीमेंट होना चाहिए, ताकि आपने जो भी काम किए हैं वो सारे लॉग हो रहे हो, उनका कहीं पे रिकॉर्ड मुरतब हो रहा हो, और अगर उसमें कोई इलीगल एक्टिविटी फाइंड आउट होती है या आपने कोई मिलिशियस काम किया है या कोई रॉन्ग डूइंग की है या सिस्टम से छेड़छाड़ की है, तो उस सूरत में जब हम उसका हिसाब किताब आपसे लेने की कोशिश करें, तो हमारे पास प्रॉपर लॉग हो कि आपने किस वक्त पे क्या क्या एक्शंस परफॉर्म किए थे, सो दैट हम आपको बता सकें कि देखें हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंकिंग का सिस्टम है, एक पर्सन है जिसको बैंक ने थराइज किया हुआ है और वो आपके अकाउंट्स के बैलेंसेस से छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक है। अब मैं हूं ना, मैं तो सिर्फ अपने सिस्टम की चीजें देख सकता हूँ, सिर्फ अपने सिस्टम से पैसे या अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ। बट जो मेरे बैंक का मैनेजर होगा उसके सामने विजिबिलिटी ऑफ ऑल द अकाउंट्स होगी, ठीक है। वो उनके दरमियान अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मिस ट्रांजेक्शन हो जाती है, तो उसको रिवर्स भी कर सकता है, कोई नई ट्रांजेक्शन माइट भी ऐड भी कर सकता हो, दैट डिपेंड्स अपॉन हिज एक्सेस राइट्स। तो ऐसी सूरत में कि जिस बंदे के पास ज्यादा बड़े राइट्स है, तो इस सूरत में उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए और उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि अगर कोई रॉन्ग डूइंग करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं जाके कंप्लेन करता हूँ कि मेरे अकाउंट से फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज जो हैं वो गलत तरीके से कहीं ट्रांसफर हो गए हैं और वो मैंने नहीं किए, तो मैं डिस्प्यूट कर देता हूँ बैंक में जाके। अब वो जो बैंक है ना, वो अपने लॉग्स खोल लेगा कि यार ये जो लास्ट टाइम ट्रांजेक्शन हुई है ये कहाँ से हुई थी, किस आईपी एड्रेस से हुई थी, ठीक है ना, इसने लॉगिन किया था कि नहीं किया था। मतलब अगर मैंने लॉगिन किया होगा तो वो कहेंगे सर ये तो आपके अपने लॉगिन से आ रही है, इसका मतलब है आपकी अपनी जिम्मेदारी थी कि अपना अकाउंट यूजर नेम पासवर्ड सिक्योर रखे डिजिटल बैंकिंग का, ठीक है ना। या अगर किसी एटीएम से हुई है तो सर वहां पे तो ये देखें आपका कार्ड प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब है कि किसी के पास आपका कार्ड था जिसने जाकर ट्रांजेक्शन किया। अब हम देख लेते हैं कि किसने की है, तो वो उस ब्रांच को कांटेक्ट करेंगे कि आपके हर एटीएम में, इवन हर एटीएम मशीन में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड होता है। तो वो टाइम की जो टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन होगा वो आइडेंटिफाई करके उस टाइम की फुटेज देखेंगे कि उस टाइम एटीएम के केबन में कौन आया था। तो अगर मैं ही आया था तो वेल एंड गुड, अगर कोई और बंदा आया था तो वो कहेंगे सर हो सकता है आपने इसको कार्ड दिया हो, क्योंकि कार्ड अगर इसको मिल भी जाता तो तब भी ये पासवर्ड तब तक नहीं डाल सकता था, आपकी पिन जब तक आप इसको ना बताते या किसी तरह से इसको पता नहीं चलती। तो मतलब इस तरह से करके लॉगिंग ट्रैकिंग होती है हर लेवल के ऊपर ना। तो ये फिर आपके सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी फोरेंसिकली एनालिसिस को या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट के लिए थोड़ा सा सहल साबित होती है कि आप इन अकाउंटेबिलिटी के हवाले से जो आपने एक्टिविटीज की हुई हैं उनको देखते हुए आप किसी रॉन्ग डूइंग को ना सिर्फ ये कि आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर लेते हैं। हम थोड़ा सा इन चीजों को डिटेल में देखेंगे कि अब आइडेंटिफिकेशन नॉर्मल सी चीज है, जो चीजें सादी सादी उनको फॉरन फॉरन फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। वो होती है आपकी थ्रू अ यूजर नेम। अब यूजर नेम कोई भी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि डुप्लीकेट ना हो रही हो, ठीक है। अब दैट डिपेंड्स कि जैसे ना फॉर एग्जाम्पल हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें आपके नॉर्मली यूजर नेम बन जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑर्गेनाइजेशन आपको बना के दे रही होती है, तो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है बल्कि तकरीबन सभी ने एक पैटर्न सेट किया होता है यूजर नेम बनाने का, ठीक है ना। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल कि हम जो आपका फर्स्ट नेम है उसका पहला करेक्टर ले लेंगे और लास्ट नेम पूरा ले लेंगे। ये भी हो सकता है, उल्टा काम भी हो सकता है, बाहर और तरह से काम चलता है, तो वो कहेंगे नहीं हम आपका फर्स्ट नेम पूरा लेंगे और लास्ट नेम का पहला डिजिट ले लेंगे, जो पहला लेटर होगा, ठीक है ना। तो अगर मेरा नाम है फैसल शहजाद, तो ये भी हो सकता है कि मेरा अकाउंट वहां पे बन जाए फैसल एस के नाम से, और ये भी हो सकता है कि वहां पे मेरा अकाउंट बन जाए एफ शहजाद के नाम से, ठीक है। वो उनका ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न होगा कि हमारे यहाँ यूजर इस तरह से बनाए जाएंगे, ठीक है ना। उसका फायदा क्या होता है कि अक्सर औकात ना प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपका ईमेल भी उसी हिसाब से बना होता है, ठीक है। और आपने बाहर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लोगों से कांटेक्ट भी करना होता है या विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी लोगों से ईमेल पे कांटेक्ट करना होता है, तो ईमेल आपकी आपकी यूजर नेम के हिसाब से एक नॉर्मली चल रही होती है, ठीक है ना। तो उसमें वो इस वजह से वो एक स्पेसिफिक पैटर्न रखते हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि अगर मुझे किसी का नाम पता है, नाम जिस तरह हम कहते हैं कि यार फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उसका नाम है हमजा मसूद, आई नो दैट नेम कि मेरा एक कुलीग है उसका नाम है हमजा मसूद, तो मुझे ऑटोमेटिकली आइडिया होगा कि यार मेरे यहाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पैटर्न चल रहा है, तो मैं उसका यूजर नेम डिड्यूस कर लूंगा पहले से। मुझे मतलब वहाँ लॉग में जाके या किसी लिस्ट में जाके देखने की जरूरत नहीं होगी कि अगर मैंने हमजा मसूद को ईमेल करना है तो उसके लिए मैं क्या उसका यूजर नेम बनाऊं। मुझे पता होगा कि यार चूंकि मेरा नाम एफ शहजाद है तो उन्होंने मेरे नाम के पहले का वाले का पहला लेटर लिया है और बाकी पूरा नेम ले लिया है, तो हमजा मसरूर का क्या होगा, एच मसरूर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वो पैटर्न आइडेंटिफाई करके कि आपको
मतलब पहले से पता हो अगर कि मैंने किससे कांटेक्ट करना है तो उसके पैटर्न को आप खुद ही से डिड्यूस करके उसका यूजर नेम निकाल लें। फिर इसके अलावा आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, स्टूडेंट आईडी नंबर, पासपोर्ट नंबर, मोबाइल फोन नंबर, ये सारी चीजें भी इस तरह की एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन करनी है वो बेस्ड अपॉन सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक आप असाइन कर दें, ठीक है। अच्छा, जब आप ये काम कर लेते हैं कि जो भी आपने डिजिटल आइडेंटिटी बना ली, उसके ऊपर फिर आप ना मल्टीपल चीजों को ना एडजस्ट या मैप कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आइडेंटिटी बना ली, आपके पास कोई पीपल था, एंटिटी थी, थिंग थी। कई बार मशीन्स की, सिस्टम्स के अंदर जब आप सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेट करते हैं तो मशीन्स को भी ना एक खास तरह की आईडी एलोकेट होती है, एक खास तरह का अकाउंट बन जाता है, तो उसको कहते हैं मशीन अकाउंट, ठीक है, या डिवाइस अकाउंट आप कह लें। क्योंकि जब आप जो आजकल के सिस्टम, सिर्फ आईओटी का सिस्टम होगा तो उसमें अगर आपने कुछ सेंसर्स लगा दिए हैं तो उन सेंसर्स की भी प्रॉपर आईडी एलोकेट होगी सिस्टम के अंदर, और उनको भी एक तरह का समझ लें कि यूजर नेम और पासवर्ड या आइडेंटिटी असाइन हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके साथ एक्सेस राइट मिल जाएंगे कि फॉर जो सेंसर्स है ना, इससे हम सिर्फ डाटा रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। इस पे हम डाटा राइट नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो सेंसर्स का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट में सेंस करना। किसी अगर आप टेक्निकल एनवायरनमेंट में हो तो वहाँ पे क्या होता है कि मुख्तलिफ सेंसर्स लगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा एक रूम है, इसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है टेक्निकल सी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये हमारा एक स्टोरेज है जिसमें हमने के एन एंड्स के वो जो मीट के वो जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो स्टोर की भी है। तो आपको पता है हमको एक खास तरह का टेम्परेचर चाहिए होगा, सॉरी। अब एक तरीका तो ये है कि हम एक बंदा रख लें, वो हर 15-20 मिनट के बाद उस कमरे में आए, यहाँ पे टेम्परेचर का वो लगा हुआ हो थर्मामीटर सा, उसको चेक करे कि कितना टेम्परेचर है, उसके हिसाब से एसी या कूलिंग या चिलिंग का जो भी सिस्टम है उसकी वैल्यू एडजस्ट कर दे, ठीक है। यानी कि उसको असाइन किया गया कि आपने इसका जो टेम्परेचर है -15 रखना है। अब एक तरीका जो है कि बंदा असाइन करना है। एक तरीका ये है कि हम इस तरह के वो जो टेम्परेचर सेंसर्स के जो आईसीज होती हैं वो इंस्टॉल कर दें इस पूरे कमरे में, 3 इस दीवार पे लगा दें, 3 इस दीवार पे, 3 इस दीवार पे, 3 इस दीवार पे, ठीक है। इनकी रीडिंग लेना शुरू कर दें। पीछे एक फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रोग्राम बना लें हम, फॉर एग्जाम्पल रसबेरी पाई ले लेते हैं, उसके अंदर ये प्रोग्राम लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसकी 15-20 लेग्स होती हैं, ठीक है। तो 12 लेग्स के ऊपर हमने क्या कनेक्ट कर दिए, वो सारे सेंसर्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। हर लेग के ऊपर एक एक सेंसर है जो उसको रीडिंग दे रहा है कि इस जगह पे टेम्परेचर कितना है, इस जगह पे टेम्परेचर कितना है, इस जगह पे टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो 12 सेंसर से उसको 12 टेम्परेचर की रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो क्या करता है कि वो हर दीवार की रीडिंग को एवरेज करता है, तो इसको उस सेक्शन की रीडिंग पता चल जाती है, ठीक है। मतलब 3 सेंसर यहाँ लगे हैं, 3 उस दीवार पे लगे हैं, 3 इस दीवार पे और 3 इस दीवार पे, तो हमारे पास 12 सेंसर हो गए, ठीक है। अब इन तीनों की रीडिंग का उसने एवरेज कर लिया तो मुझे पता चल गया कि इस एरिया में मेरा टेम्परेचर इस वक्त कितना आ रहा है, इस एरिया में कितना आ रहा है, इस एरिया में कितना आ रहा है और इस एरिया में कितना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो चेक कर लेते हैं कि जिस एरिया में, सपोज करते हैं इन चारों के ऊपर हमारे चिलर्स इंस्टॉल हैं, ठीक है। अब वो देख लेता है कि अच्छा अगर इस एरिया में टेम्परेचर 15 चाहिए था लेकिन अभी ये 12, -12 हो गया है या -10 हो गया, इसका मतलब है कि इस एरिया में थोड़ी सी हीटनेस हो गई है रिलेटिवली, क्योंकि हमने -15 मेंटेन रखना था, यहाँ पे -10 हो गया। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे चिलर एक्टिवेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी उसकी बाकी 8 लेग फारिग थी, उन बाकी 8 लेग के ऊपर हमारे वो जो 4 चिलर हर दीवार पे लगे हुए हैं ना, उनका कनेक्शन था। तो ये यहाँ से चिलर नंबर इस दीवार का जो था ना, उसको कमांड भेजेगा कि तुम ऑन हो जाओ अगले 5 मिनट के लिए। तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली सिर्फ इस दीवार का चिलर एक्टिवेट होगा क्योंकि इस जगह का टेम्परेचर चेंज हो गया है। और वो जब 5 मिनट चलेगा तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को मजीद ड्रॉप कर देगा टिल -15। गॉट इट। इस तरह से बैठ के हमने एक रसबेरी पाई लिया, 12 सेंसर और 4 चिलर तो पहले ही लगे हुए थे। पहले वो एक बंदा मैनुअली आके इनको चलाता था और कम करता था वैल्यू देखने के बाद। अब क्या हुआ कि वो जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने रसबेरी पाई में लिखा था उसने ये काम शुरू कर दिया कि वो मुसलसल सेंसर की हर 10 मिनट के बाद रीडिंग ले लेते हैं, 5 मिनट के बाद। और जिस एरिया में उसको फील होता है कि यार यहाँ पे टेम्परेचर मेरा एवरेज से इतना ड्रॉप कर ले गया है, वो उस वाली दीवार या उस वाले स्टोर के उस सेक्शन का चिलर जो है वो एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, खास टाइम के लिए। तो उससे क्या होता है कि उस एरिया में वापस ठंडक जो हमें रिक्वायर्ड है वो रिस्टोर हो जाती है। तो ये सारी टेक्निकल मैनेजमेंट से भी हम करवा सकते हैं। तो इस सूरत में उन सेंसर्स का काम सिर्फ क्या है, मुझे रीडिंग देना, और चिलर का काम क्या है कि रिसीविंग करना, क्योंकि उनको कमांड जाएगी ऑन हो जाओ, फिर कमांड जाएगी ऑफ हो जाओ, फिर कमांड जाएगी ऑन हो जाओ, जब जब हमें चाहिए होगा तो उनको ऑन ऑफ करवा लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज फिर आपकी चल रही होती है, ठीक है।
अगर हम पर्सन की बात करें तो उस आइडेंटिटी को हम ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपकी पासपोर्ट की आइडेंटिटी है तो जब ट्रैवल करते हैं तो वो यूज हो रही होती है, ठीक है ना, इंटरनेशनली, कि ये जो पर्सन था जिसका पासपोर्ट नंबर ये इस वक्त इस्लामाबाद से फ्लाई कर गया, इस वक्त ये फॉर एग्जाम्पल बीजिंग एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है, या फिर बीजिंग से उठ के फॉर एग्जाम्पल शंघाई, मतलब जो कि इनलैंड जो मतलब होती है कि जैसे मतलब पाकिस्तान में आ गए तो पाकिस्तान में किसी एक एयरपोर्ट पे लैंड करता है, फिर यहाँ से अगर उसने इंटरनली ट्रैवलिंग करनी है तो फिर वो इस मतलब इस्लामाबाद से फिर वो कराची चला जाता है, कराची से लाहौर आ जाता है, तो ये सारी ट्रैकिंग उस आपके पासपोर्ट आईडी पे हो रही होगी, मोबिलिटी आ गई, हेल्थ केयर आ गया, कि अगर बाहर के ममालिक में वो नेशनल हेल्थ सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होता है, उसमें जो आपकी सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वही आपका हेल्थ आईडी होता है, तो अगर आप बीमार हो गए तो आपके जो जो इलाज हो रहा है वो सारा आपके उस हेल्थ केयर के अगेंस्ट वो बिलिंग जो आपकी चल रही होती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ वो चल रही होती है। ये सारी चीजें नॉर्मली किस पे हैंडल होती हैं, आपके आईडी कार्ड पे, आपके मोबिलिटी कार्ड पे, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे, तो जिस तरह एक वो हेल्थ कार्ड चला था, वो सेहत कार्ड जिसको कहते हैं, पाकिस्तान में भी एक्टिविटी की गई थी एक, ठीक है ना, तो इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी वो आपकी आइडेंटिटी शो कर रही होगी इस पूरे सिस्टम के अंदर। इसी तरह अगर आप चले जाते हो बैंकिंग या पेमेंट चैनल पे, तो आपके पास सर्विसेज आ जाएंगी जो आपकी आइडेंटिटी बनेगी, आप ऑनलाइन या इन स्टोर कॉमर्स कर सकते हैं यूजिंग सम जो भी आपकी आइडेंटिटी है उसके अगेंस्ट आप पेमेंट्स कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड वाली पेमेंट्स होती हैं या जो डेबिट कार्ड वाली होती है, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज डेफिनेट अवेल कर सकोगे, ई गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकोगे कि आपकी नादरा की फीस है और इस तरह की फीसेज हैं वो आप उसके थ्रू पे कर दोगे, और उसमें आपकी नॉर्मली पर्सोना किस चीज पे बन सकता है, आपका पेमेंट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होता है उस पे बन सकता है, अकाउंट इन्फो जो आपका बैंक में अकाउंट क्रिएट हुआ है उसकी बेस पे आपकी आइडेंटिटी बन सकती है, ठीक है। क्रेडिट स्कोर के ऊपर अगर आपने क्रिप्टो का वॉलेट बनाया तो उसके ऊपर भी एक आपकी लंबी सी एक आईडी आ रही होती है, ठीक है, वो आईडी आपको पूरे क्रिप्टो के सिस्टम में आइडेंटिफाई कर रही होती है कि ये बंदा कौन है, ठीक है, उसके पीछे मैपिंग नहीं होती लेकिन जाहिर है वो आ तो रही होती है। तो यहां तक कोई सवाल है आप लोगों का? नहीं? तो अच्छा, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के बाद ये स्लाइड ऑटोमेटिकली आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद वाली स्लाइड्स भी ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि जल्दी से एक पेज निकालना है, पेज निकाल के उसके ऊपर अपना रोल नंबर और नाम जरूर लिख लेना है, और उसके बाद जब ये सवालात शुरू होते हैं तो आपने उसका अ, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं ऑथेंटिकेशन में क्या होता है। ऑथेंटिकेशन में ना हमारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स यूज हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हमारी किसी हद तक सेशन मैनेजमेंट भी आ जाती है, पासवर्ड की सर्विस भी आ जाती है। इसी में हम बेटे, क्विज खत्म हो गया। अच्छा, मिलती है। इसमें ना जो आजकल कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिंगल साइन ऑन का। तो पहले क्या होता था कि आपकी जितने भी ये डिफरेंट एरियाज है ना, वहां पे आपकी अलग अलग आइडेंटिटीज बन रही होती थी, तो आपको मल्टीपल सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए मल्टीपल यूजर नेम पासवर्ड इस तरह की चीजें याद रखनी पड़ती थी, ठीक है। जिससे क्या होता था कि आप आसानी के लिए या तो सब जगह का एक ही पासवर्ड रख लेते थे, मतलब जो एंड यूजर्स होते थे हमारे सिस्टम के, आपकी बात से मुराद ये है। तो अब अगर किसी का एक अकाउंट कंप्रोमाइज होता था तो इसका मतलब है कि उसके सारे अकाउंट्स थे, क्योंकि अगर उसने एक ही पासवर्ड सब जगह रखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली अगर किसी बंदे को, किसी हैकर को उसका एक जगह का पासवर्ड पता चल गया किसी भी वजह से, तो वो ट्राई करेगा कि वही पासवर्ड, वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक होता है किसी तरह से, मुझे पता चल जाएगा भाई फेसबुक का पासवर्ड ये है, तो मैं वही आपके जीमेल पे ट्राई करूंगा, वही आपके ट्विटर पे ट्राई करूंगा, तो अगर आपने एक ही पासवर्ड सब जगह रखा है तो सब जगह पे मुझे एक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। अगर हम ये करते हैं कि अलग अलग पासवर्ड रखें तो फिर क्या होगा, फिर मुझे 6 7 8 10 अलग अलग पासवर्ड याद रखने पड़ेंगे, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके लिए फिर जब ये प्रॉब्लम सामने आना आना शुरू हुए तो रिसर्चर्स ने फिर ये किया कि इसका हल निकाला सिंगल साइन ऑन की शक्ल में। अब सिंगल साइन ऑन क्या होता है, ये आप लोग भी देख रहे होते हैं कि कई जगहों पे आप जाएं ना, तो वहां पे लिखा आ रहा होता है कि साइन इन विद गूगल, ठीक है ना, तो वहां पे जब आप क्लिक करते हो तो कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना पड़ता, आपके सामने एक वो प्रॉम्प्ट सा ओपन होता है कि दिस साइट वांट्स टू एक्सेस योर जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट एंड इट वांट्स टू एक्सेस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर अकाउंट, की आपका अकाउंट नेम, आपकी अकाउंट आईडी, आपकी पिक्चर, आपके कॉन्टैक्ट की ये चीजें उसको एक्सेस चाहिए। तो आप इसको अलाउ करते हो कि नहीं करते, जब आप कहते हो कि ओके अलाउ, तो वो आपके वहां उस वाली वेबसाइट पे लॉग इन ऑटोमेटिकली हो जाता है। ये है कंसेप्ट सिंगल साइन ऑन का, कि आप अपनी आइडेंटिटी एक जगह से इशू करवाएं, एक जगह पे लॉगिन बनाएं, एक पासवर्ड याद रखें, और फिर उसी एक्सेस को हर जगह पे इस्तेमाल करते रहें। तो ये होता एक्चुअली कैसे है, ये हमने इस
पिक्चर में थोड़ा सा देख लेते हैं। होता ये है कि फॉर एग्जांपल आपने ना अकाउंट बनाना है, तो पहले आप क्या करते हो कि आप अपने किसी प्रोवाइडर के पास अपना अकाउंट रजिस्टर करवा लेते हो, जैसा कि जीमेल है या जैसा कि फेसबुक है। उसके बाद आप किसी वेबसाइट पे गए और वहां पे ऑप्शन आ रहा था कि लॉग इन विद फेसबुक। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो अब आपके सामने जो पेज ओपन होता है वो बेसिकली साइट का नहीं होता, वो स्पेसिफिक ही आपको फेसबुक से आया होता है। ठीक है, तो फेसबुक क्या करता है कि अपने पास जब आपको क्लिक होता है तो वो साइट रिक्वेस्ट करती है फेसबुक को या जीमेल को, जिसकी भी आप आइडेंटिटी लेना चाह रहे हो, कि मेरी वेबसाइट पे एक यूजर है जो आपके थ्रू ऑथेंटिकेशन करना चाह रहा है। तो फेसबुक अपने पास ना एक लिंक जनरेट कर लेता है कि ठीक है, मैं इस यूजर को आपकी साइट का रिक्वेस्ट एक्सेस का प्रॉम्प्ट भिजवाता हूँ। अब फेसबुक आपकी ऑथेंटिकेशन पहले तो चेक करता है अपने पास कि क्या ये बंदा फेसबुक में लॉगिन है कि नहीं इस वक्त। अगर तो आप ऑलरेडी फेसबुक में लॉगिन हो फिर तो ठीक है, अगर ना लॉगिन हो तो वो आपके सामने फेसबुक का प्रॉम्प्ट खोल देगा कि भाई पहले लॉगिन तो करो, बाद में ऑथेंटिकेशन विद फेसबुक करवाना या ऑथेंटिकेशन विद जीमेल गूगल करवाना। ठीक है ना, तो आप उसमें लॉगिन कर लेते हो, या हम सपोज करते हैं कि आप पहले से फेसबुक में लॉगिन थे और अब आपने उस साइट पे गए और आपने क्लिक किया कि आई वांट टू लॉगिन विद द फेसबुक अकाउंट। अब वो क्या करेगा कि वो अपने पास नोट कर लेगा कि इस साइट ने किसी यूजर की फेसबुक की ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट की है। ठीक है, उसके बाद वो आपके सामने वो खोल देगा डायलॉग बॉक्स, वो फेसबुक की तरफ से आ रहा होगा कि दिस साइट वांट्स टू एक्सेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ योर अकाउंट, डू यू वांट टू ऑथराइज दैट एप्लीकेशन, यस और नो। तो अगर आप यस कर देते हो ना, तो वो क्या करेगा कि आपके अकाउंट के अगेंस्ट एक खास आईडी जनरेट करेगा, एक खास टोकन जनरेट करेगा, एक खास नंबर समझ लें जनरेट कर देगा। ठीक है, और वो नंबर अपने पास भी स्टोर कर लेगा फेसबुक, और आपका वो जब आप यस करते हो तो और वो पेज क्लोज होता है तो उस वक्त पे वही सेम टू सेम आईडी उस वेबसाइट के सर्वर को भी मिल जाएगी। ठीक है, अब वेबसाइट का सर्वर बिहाइंड द सीन क्या करेगा कि वो जो आईडी अब उसको मिली है वो लेकर जाएगा फेसबुक के सर्वर के पास, और उसको जाकर कहेगा कि मेरे पास इस आईडी इस नंबर इस टोकन के अगेंस्ट उस बंदे ने एक्सेस कर लिया है, अथराइज कर दिया है, आप मुझे इसके अकाउंट का फलां 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 डाटा दे दें। फेसबुक उस आईडी को वेरीफाई करेगा कि क्या ये वाकई यूजर ने अथराइज किया था कि नहीं किया था, और मैंने ये आईडी इशू की थी, तो दोनों आईडीज मैच होती हैं, तो ऑटोमेटिकली फेसबुक उस साइट को रिक्वायर्ड डाटा फ्राहम कर देगी, और उस साइट के उस पेज पे आपके पास लिखा आना शुरू हो जाएगा कि अब आप इस अकाउंट से लॉग इन हो गए। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या हुआ कि आपने एक ही अकाउंट बनाया, एक ही यूजर नेम पासवर्ड मैनेज किया, और उसको यूज करते हुए आपने मल्टीपल साइट्स लॉग इन कर ली। अब आपके पास एक तो वो मल्टीपल पासवर्ड याद रखने से आपकी जान छूट गई, आपकी वो जो था कि अब आप उसका जितना मर्जी कम्प्लेक्स पासवर्ड रख दें कोई इशू नहीं, क्योंकि अब आपकी एक ही साइट उसको इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, और फिर फेसबुक या जो स्पेशल इस तरह की साइट्स होती हैं जो सिंगल साइन ऑन की सर्विस दे रही होती हैं, वो अपनी फिर रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज्यादा लगाती हैं। ठीक है ना, अब आपने एक साइट बनाई तो हो सकता है आपने सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड ही लगा दिया, एक और बंदे ने साइट बनाई उसने साथ वो कोई ओटीपी वाला सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया, तो हर साइट की सिक्योरिटी किसी की हाई लेवल की होती थी, ऑथेंटिकेशन की किसी की कम होती थी। अब वो चीज ही खत्म होगी, अब आपने सारी ऑथेंटिकेशन करवानी है फेसबुक से या जीमेल से या गूगल से। अब वो गूगल जैसी वेबसाइट्स जो है वो फिर अपनी ऑथेंटिकेशन को बड़ा स्ट्रांग बना के रखती है। ठीक है ना, वो कभी आपके मोबाइल पे प्रॉम्प्ट रेस करवा देंगी लॉगिन के टाइम पे, कभी वो आपको गूगल अथेंटिकेटर वगैरह से एक्टिवेट करवा देंगी, कभी वो जो उनकी सिक्योरिटी कीज होती हैं टाइटान वगैरह उनके थ्रू आपको प्रोविजन दे देंगी। तो वो अब चूंकि स्पेसिफिकली इस काम पे काम कर रही हैं कि आपको साइन ऑन सर्विसेज देनी है, तो उसके लिए उन्होंने अच्छे बड़े इंजीनियर हायर करके बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी के साथ अपना सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। सॉरी, एग्जाम्पल देखो, इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। सही है, सबसे पहले क्या होता है कि आप सर्विस एक्सेस करते हो किसी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, 1 नंबर के ऊपर 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वो जो होती है ना 1 नंबर की साइट, वो आप कहते हो मैंने फेसबुक से लॉग इन करना है, तो वो फेसबुक की आइडेंटिटी प्रोवाइडर मींस जो आपको आइडेंटिटी की सर्विस दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, उसके पास भिजवा देती है। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपको प्रॉम्प्ट कर देता है कि भाई ये साइट आपके डाटा के थ्रू 3 नंबर नजर आ रहा है। ठीक है, वो आपको प्रॉम्प्ट करता है कि यार ये साइट आपको आपके अकाउंट फेसबुक के अकाउंट के थ्रू लॉगिन करवाना चाह रही है, तो आप इसको अलाउ करते हो कि नहीं करते हो, या अगर आप लॉगिन नहीं हुए हुए तो आप उसको क्रेडेंशियल आपसे मांग लेती है वो। ठीक है, आप उसको अपने क्रेडेंशियल या अपना यस नो वाला काम दे देते हो कि हाँ यार मैं लॉगिन इसको करवाना चाह रहा हूँ।
वो जाके आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो होता है वो अपनी डेटाबेस में से चेक करता है कि यार क्या इस बंदे ने जो लॉगिन क्रेडेंशियल मुझे दिए हैं अपने फेसबुक अकाउंट के वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है। अगर वो ठीक होते हैं तो वो क्या करता है कि वो एक टोकन अपने पास नोट कर लेता है कि यार इस यूजर ने इस वाली वेबसाइट को एक्सेस ग्रांट कर दिया है। तो वो एक टोकन जनरेट होता है, वो टोकन चला जाता है उस सर्विस प्रोवाइडर के पास, उस के पास जिसमें एक्चुअली उसको थर्ड पार्टी जिसने जिस साइट पे आपने लॉग इन विद फेसबुक वाला ऑप्शन दिया था, ठीक हो गया ना। ये उसको वो मिल जाता है। उसके बाद जब एक्सेस ग्रांट हो जाता है तो वो साइट ऑटोमेटिकली, चूंकि ये टोकन इसी ने इशू किया होता है, ये जो आपका आइडेंटिटी प्रोवाइडर होता है, इसका मतलब है कि यार ये टोकन इसको मिल गया, इसका मतलब है उस साइट को एक्सेस थ्रू फेसबुक मिल गया, ठीक है ना। अब जब आप उसी पेज को दोबारा से रिफ्रेश करते हुए, आप क्योंकि एजेक्स का दौर है तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, तो वहां पे आपको लिखा आ जाता है कि नाउ यू आर लॉग इन विद दैट अकाउंट, ये 7 नंबर में ये वाला काम हो गया। ठीक हो गया, यही प्रोसेस था जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। एनीवे, फिर एक चीज आ गई मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, हम सब लोगों ने देखी है, बहुत ज्यादा यूज भी की है। इसमें क्या होता है कि आपके ना फैक्टर्स होते हैं ऑथेंटिकेशन के, जैसे आप यूजर नेम और पासवर्ड देते हो तो ये आपका एक फैक्टर होता था कि यार जो चीज आपको पता है वो पासवर्ड वो आप ही को पता है, किसी और को नहीं पता। तो इस बेस पे कोई भी बंदा आपका यूजर नेम और उसके साथ वो वाला पासवर्ड देता है वो सही है, तो आपकी साइट समझती है कि ये बंदा वही है क्योंकि इसने सही यूजर नेम और सही पासवर्ड दिया है। और पासवर्ड दुनिया में इसी को पता होना चाहिए था, किसी और को नहीं पता होना चाहिए था, ठीक है। अब लोगों ने आपके पासवर्ड हैक करना शुरू कर दिए, मैंने की लॉगर लगा दिया, आपका पासवर्ड हैक कर लिया, ठीक है। या मैंने, आप टाइप कर रहे थे, मैंने ऐसे करके पीछे से देख लिया कि क्या टाइप हो रहा है, ABCD जो आप टाइप कर रहे हो, तो उससे मुझे आइडिया हो गया कि यार इसने ये पासवर्ड लगाया, ठीक है ना। तो इस तरह के जब मामलात आना शुरू हुए तो उसके बाद उन्होंने क्या करनी, एक या जिस तरह क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल थी, तो अगर मेरा क्रेडिट कार्ड कहीं गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली किसी को मिलता है तो वो भी उसको ट्रांजेक्शन यूज कर सकता था। तो उन्होंने एक सेकंड फैक्टर ऐड करना शुरू कर दिया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे चले गए कि यार पहले फैक्टर के बाद एक और फैक्टर हो जो वेरीफाई करे क्या वही हो गया नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड के ऊपर पिन रख दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अगर किसी को मेरा कार्ड मिल भी जाता, इवन देन, मतलब वो कार्ड गिरा हुआ था उसने उठा लिया, उठाने के बाद भी उसको कम से कम पिन चाहिए होगा किसी अपने आप को वेरीफाई करवाने के लिए। तो अब क्या हुआ कि सेकंड फैक्टर ऐड हो गया कि पहले तो अपने कार्ड प्रेजेंट करना है जिससे पता चले कि आप कौन है ATM मशीन में, कि ये कौन सा अकाउंट होल्डर है जो इस वक्त लॉग इन करने है ATM मशीन को। प्लस उसने आधी वेरिफिकेशन कर ली, अब वो कहते हैं अब अपना पिन नंबर दें। जब आप पिन नंबर डालते हो तो वो मैच करता है कि इस अकाउंट के अगेंस्ट यही वाला पिन रजिस्टर्ड है। अगर तो यही वाला पिन होता है तो फिर तो ठीक है, वो आपके सामने मेन्यू खोल देता है, अगर पिन गलत हो तो एरर दे देता है, ठीक है। या लॉगिन करते हुए वो क्या करता था कि वो आप यूजर नेम और पासवर्ड देते हो, पहला फैक्टर हो गया। उसके बाद जो ही आप सही यूजर नेम और पासवर्ड देते हो तो आपको मोबाइल के ऊपर एक SMS कोड भेज देता है, ठीक है। तो वो कहता है कि अब आपको जो मैंने कोड भिजवाया ना वो जरा एंटर करें, उससे भी वेरीफाई हो जाएगा कि ये बंदा वही है, इसके पास वो सिम भी होनी चाहिए। अगर किसी बंदे ने, मतलब आपकी किसी फ्रेंड ने, आप पासवर्ड एंटर कर रहे थे, देख लिया, अपने जहन में नोट कर लिया, साथ ही लिख भी लिया, इवन देन अब जब वो घर जाके आप ही के यूजर नेम और पासवर्ड डाल के एंटर करता है तो SMS तो बेसिकली उसको नहीं आएगा, वो तो आपकी सिम पे आ रहा होगा। तो दो फायदे होंगे कि उसके पास SMS नहीं होगा, वो लॉगिन नहीं कर सकेगा, नंबर वन। नंबर टू, चूंकि आपके पास SMS आ गया तो आपको पता चल गया कि यार मैंने तो लॉगिन नहीं किया, मैं तो भी बैठी हुई थी अपने आराम से कमरे में, और ये एकदम से लॉगिन का वो आया है कि जी आप लॉगिन करने के लिए ये वाला कोड एंटर करें। इसका मतलब है कि मेरा पासवर्ड हैक हो चुका है और किसी और ने मेरे यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश की है जिसकी वजह से मुझे ये वाला प्रॉम्प्ट आया है। तो अब आपको ये भी पता लग गया कि मेरा पासवर्ड हैक हो चुका है। तो अब आप आराम से जाएं, लॉगिन करें और साथ ही अपना पासवर्ड चेंज कर लें, ताकि आप उस अटैकर के, जिसका आपको नहीं पता कि किसने आपका ये पासवर्ड चुरा लिया है, उससे बच सके। तो बेसिकली टू फैक्टर के बाद फिर मल्टीपल फैक्टर आ गए, फिर ये एक्सपैंड होना शुरू हो गए। तो पहले तो सिंपल थे कि जी पहले तो आपका यूजर नेम पासवर्ड था, फिर थोड़े से SMS और OTP वगैरह आना शुरू हो गए। अब ये मजीद एडवांस हो गया, जो मजीद हाई सिक्योरिटी साइट्स होती है वहां पे आपके बायोमेट्रिक्स को भी वेरीफाई किया जा रहा होता है, वहां आपके फिंगरप्रिंट रजिस्टर होते हैं, ठीक है। आपका रेटिना स्कैनिंग, वॉइस स्कैनिंग, या ये जो आयरस होता है उसकी स्कैनिंग, पूरा पाम प्रिंट की स्कैनिंग आ रही होती है, ठीक है ना। तो डिपेंड्स करता है कि जितनी ज्यादा आप हाई सिक्योरिटी जोन में जाने के लिए जाएंगे उतना ज्यादा वो इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि गलत बंदा एंटर ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि गलत बंदा किसी हाई सिक्योरिटी जोन में एंटर हो तो वो ज्यादा डैमेज कर सकता है, ठीक है। उसके लिए फिर वो पहले वन फैक्टर था, फिर टू फैक्टर हुए, फिर मल्टी फैक्टर हो गए कि दो से भी ज्यादा, ठीक है। और उसमें फिर मजीद एडवांस चीजें आ गई, ऐसी चीजें कि कोई बंदा इम्पर्सोनेट कर ही ना सके, ठीक है। आपको पता है फिंगरप्रिंट भी बड़े आसानी से, इवन पाकिस्तान में जो बिल्कुल ही जिनको हम कहना चाहिए नॉन IT लिटरेट किस्म के लोग थे, वो भी ये काम कर रहे होते थे क्रिमिनल के, वो आपका वो
जो फिंगरप्रिंट है उसकी वो थोड़ा सा वो अपने पास नोट कर लेते थे, स्पेशली जो इस तरह के जो सिम बेच रहे होते थे जगह जगह वो डब्बे से रख के अपने पास ना कि आप यू फोन की सिम ले लें, 100 रुपए का बैलेंस फ्री मिलेगा साथ में। तो वो क्या करते थे, तो आप जाते थे तो आप जाके पहले तो वो कहते थे यार आपकी ये चीज सही नहीं हो रही, तो जरा इधर इसमें साफ कर ले। जब साफ करते तो एक्चुअली वो मोम टाइप सिलिकॉन सी चीज होती थी, उस पर आपका एक वो इम्प्रिंट आ जाता था, वो अपने पास काट के सेव कर लेते थे। अगली बार वो जगह जगह वो जो अपनी उंगली पे वही वो जो सिलिकॉन का वो जो पैड सा होता था जिसपे आपने आपका हाथ साफ कराया होता था, वो लगा लगा के ना वो आपके नाम पे सिम रजिस्टर करते रहते थे। फिर उन्होंने अब ये करना शुरू कर दिया, जब ज्यादा सख्ती हो गई तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि वो कहते थे यानी कि आपका एक बार उंगली रखवाई, आपने उनसे सिम ली, वो कहते हैं जी वेरीफाई करें, और वहां पे कोई और नंबर डाल दिया जो सिम उनके पास पड़ी हुई थी, ठीक है। तो वो कहते थे सर जरा वेरीफाई करें, तो आपने लगाई उंगली, वेरीफाई हुआ, तो एक्चुअली हो जाता था। आप कहते थे नहीं सर एरर आ गया, दोबारा करें। तो अब जो आपने उनसे सिम खरीदी है ना उसका नंबर डाल के आपसे वेरीफाई करवाते थे। तो एक टाइम पे एक बंदे से दो सिमें करवा लेते थे, पहली वाली में कोई और सिम डाली हुई होती थी, उस पर वेरीफाई करवा के कहते थे कि वो सर एरर आ गया, सही नहीं हुई, दोबारा करें। तो दोबारा वाले में असल वाली सिम करके आपको दे देते थे। तो अब उसका भी गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब आपकी 8 घंटे में एक वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी बायोमेट्रिक वेरीफाई करवाते हो किसी सिम को, तो 8 घंटे तक आप दूसरी सिम एक्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे फिर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया ताकि ये इस तरह की सिम्स ना यूज में आ सके। एनीवे, फिर उसके बाद लोकेशन भी बड़ा मैटर करती है। जैसे अगर हमने एक्सेस दिया हुआ है किसी को वर्क फ्रॉम होम का, और वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है कि अगर वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है तो वो अपने घर बैठकर भी एक्सेस कर सके आपके सर्वर को और उसके अंदर कुछ चेंजेस ला सके, ठीक है ना। तो अभी सूरत में क्या करते हैं कि हमने वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिटी घर से ऑफिस की लोकेशन से बाहर बैठ के एक्सेस करेगी। और अगर वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है और उसका कहीं खुदा ना खासा यूजर नेम पासवर्ड या ये चीजें चोरी हो जाती हैं, किसी और को मिल जाती हैं, तो वो तो वहां बैठ के आपके पूरे पूरे सर्वर डाउन कर सकता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं कहूंगा कि ओके अगर मैंने वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया, जैसे कोविड आ गया तो हमने कहा कि सब लोग घर में बैठ के ही काम करें, तो मैं कोई ऐसी लोकेशन लाइक अगर मोबाइल है तो मोबाइल में तो डिवाइस की लोकेशन आ जाती है, ठीक है ना, अब तो वो भी स्पूफ हो सकती है। तो मैं कहूंगा कि जब भी ये लॉगिन करने लगे तो वेरीफाई कर लो कि क्या ये बंदा अपने घर में ही बैठा है, और मैं हर बंदे के अपने एम्प्लॉय 20 एम्प्लॉयज हैं, 100 एम्प्लॉयज हैं, तो उनके घर की लोकेशन भी डाल लूंगा, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि अगर तो ये लोग अपने ही घर वाली विसिनिटी में से बैठ के लोकेशन आ रही है इनकी, तब तो इनका लॉगिन अलाउ करो। लेकिन अगर इनके जो मेरे पास रजिस्टर्ड घर की लोकेशन है उसके अलावा ये कहीं बैठे हुए हैं, तो फिर लॉगिन डिनाई कर दो, ठीक है ना। तो ये चीज भी साथ आना शुरू होगी कि वो इवन आपकी लोकेशन भी ट्रैक करके लोकेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी आप दे सकते हो कि अगर तो ये बंदा इस एरिया में है तब तो ठीक है, अगर इससे बाहर है तो अलाउ ही ना करो इसकी ऑथेंटिकेशन को, बिकॉज अभी कहीं और से एक्सेस हो रहा है। और आप देखोगे कि आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की स्पेशली वेबसाइट्स पाकिस्तान में बैठ के एक्सेस करो तो नहीं होंगी, ठीक है। बाहर जाके बहुत से पाकिस्तानी बैंक्स ने सर्विस रखी हुई है कि उनकी वो एक्सेस नहीं होती, मतलब वेबसाइट अगर आप बाहर बैठे हुए हो, ठीक है। सॉरी, ब्रेक क्यों, क्या हुआ है? जाओ पानी पानी मारो मुंह पे, जाओ पी भी आओ और हल्का सा मुंह भी धो, ठीक है। क्या हो गया यार, अभी 1 घंटा पड़ के भी ये सारा जो तुम्हारी यार जवान बंदे हो, कल को कोई इंडिया ने अटैक कर दिया तो क्या करोगे यार? वो कहेंगे जंग हो रही है, तो वो कहना सर 1 घंटा रुके, जंग अभी बमबारी खत्म करें, मैं जरा थोड़ा सा पानी शानी कुछ कर रहा हूँ, है ऐसा ना करो यार। ठीक है, हालात बड़े खराब हो गए हैं, अमेरिका उधर ईरान वाली साइड पे लगा हुआ है, और सुकून से बैठे हुए हो यार, क्या हो गया खुदा के बंदे, आराम से बैठे हो। देखो मैं खड़ा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, मुझे वो हल्की हल्की गले में खिचखिच भी हो रही है। मेरे पास वो विक्स वाली वो भी नहीं है कि मैं वो मुंह में रख लूँ और मेरे गले में जो है ना ठंडक बढ़ जाए। तो ऐसे ना करो यार, और उम्र भी मेरी आप लोगों से बहुत ज्यादा डबल तो एटलीस्ट होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है वन टाइम पासवर्ड। अब वन टाइम पासवर्ड का फायदा क्या है कि ये वो चीज है जो रीयूजेबिलिटी खत्म ही कर दी। बहुत सी चीजें मल्टी फैक्टर में ऐसी थी जो बार बार यूज हो रही होती थी, तो उससे क्या होता था कि अगर वो एक मतलब एक हैकर आपके पीछे लगा हुआ है किसी वजह से, फॉर एग्जाम्पल यू आर सीईओ ऑफ सम कंपनी, उसने कहा इसका तो मैंने अकाउंट हैक करना ही करना है। अब वो क्या करेगा, वो बेशक 1 महीना लगे 10 महीने लगे, वो कोशिश कर करके पहले आपका एक चीज ट्रैक करेगा, पहले आपका पासवर्ड मिल गया उसको, अब वो सेकंड वाला फैक्टर अगर लगा हुआ है तो उसके पीछे लग जाएगा कि इसी तरह से मैं ये भी पता कर लूं, ठीक है। तो सम हाउ उसने वो सेकंड वाला फैक्टर भी कर लिया, तो वो सम हाउ 1 महीने बाद 6 महीने बाद आपके अकाउंट को हैक करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें रिपीटेड थी। अब उन्होंने ओटीपी दे दिया, उन्होंने कहा यार ऐसा काम करो कि जो पासवर्ड है ना वो रन टाइम पे पहली बार ही जनरेट हो,
उसी टाइम यूज हो, उसी टाइम खत्म हो जाए। अगर वो पासवर्ड किसी तरह से हैकर को पता लग भी जाता है तो वो आपने एक बार लॉगिन किया, खत्म हो गया। अगली बार कोई नया पासवर्ड होगा, कोई नई चीज होगी। तो ये टेक्नोलॉजी आ गई, तो उसकी वजह से वो जो हैकर का ये स्टीलिंग ऑफ द क्रेडेंशियल या स्टीलिंग ऑफ द जो आपकी आइडेंटिटी, ये जो चेक्स हैं कि जिस तरह पासवर्ड वगैरह है, वो चीज ही खत्म कर दी, ठीक है ना। तो इस इंटरनेट बैंकिंग और इन चीजों में ये वाली ऑथेंटिकेशन शुरू होगी है कि वो रन टाइम पे आपको ओटीपी भिजवाते हैं। वन टाइम पासवर्ड होता है, वो एक ही बार एक ही ट्रांजेक्शन के लिए होता है। इवन अगर आपने लॉगिन किया हुआ है, आपने एक ट्रांजेक्शन कर दी, दूसरी ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके लिए नया पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है ना। तो वो पिछला वाला पासवर्ड रीयूज भी नहीं हो सकेगा। तो ये आपको बेनिफिट दे दिया गया इस ओटीपी वाले काम से। फिर उसके बाद आ जाते हैं ओटीपी के टोकन्स। तो ये जो आप पर एक यूएसबी सी नजर आ रही है ना, ये गूगल की टाइटान है। ये मेरे ख्याल में $50 के करीब है। पहले जब शुरू में लॉन्च हुई थी $35 की थी, और $50 की हो गई है। तो ऐसी तमाम साइट्स जो टाइटान अथेंटिकेशन को सपोर्ट करती हैं, उसमें क्या होता है कि जब भी आपने वहां पे एक्सेस करना होता है तो आपको अपने सिस्टम में ये यूएसबी इंसर्ट करनी पड़ती है। इसके अंदर एक्चुअली आपके समझ लें क्रेडेंशियल्स या आपकी जो सर्टिफिकेट होता है वो सेव होता है, ठीक है। तो वो जब आप गूगल से खरीदते हैं तो आपसे आइडेंटिटी वगैरह चीजें लेके ना उसके अंदर वो तैयार करके, मतलब ये जो यूएसबी आपको मिलेगी वो आपके लिए तैयार की गई होगी, आपकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट। तो अब क्या होगा कि जहां पे भी आप जाके अपनी टाइटन ऑथेंटिकेशन करवाना चाहेंगे तो वहां पे आप ये की डालेंगे तो वो सिस्टम इस की से वेरीफाई कर लेगा कि आप ही हैं। इसी तरह से गूगल ऑथेंटिकेटर या इस तरह की बहुत सी सर्विसेज चल रही होती हैं। तो ये यूज किया आप लोगों ने गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह, ठीक है ना। तो उसमें आपने देखा है कि वो हर साइट के अगेंस्ट वो रन टाइम पे जो हर 1 मिनट के बाद चेंज हो रहा होता है, वो जो कोड होता है वो जनरेट कर देता है। तो जब भी आप लॉगिन करने लगते हैं तो वो आपको हर 1 मिनट के बाद वो कोड चेंज वाली चीज मिल रही होती है। तो इस तरह से वो आपकी अकाउंट की प्रोटेक्शन कर लेता है यूजिंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे आ जाता है हमारे पास एक और सिस्टम। सर जो हमारे पास ऑथेंटिकेटर है उसका अगर हमारा एक्सेस पता हो जाए तो उसको रिकवर करने में कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट है तो उसका उसके ऊपर हमने फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाई है तो वो हमें रन टाइम पे वो देगा। रन टाइम पे नहीं देगा, हमें गूगल ऑथेंटिकेटर से आपने कोड डालना है। लेकिन अगर ऑथेंटिकेटर हमारे पास नहीं है लेकिन वो ऑलरेडी उससे हुआ है फिर उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। मेल से कर सकते नहीं, देखो मेरी बात सुनो। गूगल ऑथेंटिकेटर आप ही ने उस पर एक्टिवेट किया होगा, तो आपके पास होना चाहिए। हैं अगर उससे सुनो ना, एक्टिवेट नहीं सुन है। लो ना। क्योंकि गूगल के ख्याल में अगर आपने ऑथेंटिकेटर एक्टिवेट किया है तो आपके पास ऑथेंटिकेटर है और हैकर के पास ऑथेंटिकेटर नहीं है, ठीक है ना। तो गूगल तो यही समझ रहा है कि अब आप कह रहे हो कि मेरे पास नहीं है तो वो कह रहे हैं यार आप फिर हैकर ही होगे, क्योंकि जिस बंदे ने लॉगिन किया था उसके पास तो है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि तुम्हारे पास क्यों नहीं है मुझे बताओ। मतलब तुमने एक बार लॉगिन किया, वेरीफाई करवाया, इसका मतलब उस वक्त तुम्हारे पास था। अब क्या हुआ? स्विच किया और ऑथेंटिकेटर उसने ट्रांसमिट नहीं किया तो फिर क्यों नहीं किया भाई? ये तो तुम्हारी गलती है ना। जब आप फोन स्विच करते हो तो दोबारा लॉगिन करने के ऊपर आप ऑथेंटिकेटर में वो सारी चीजें वापस आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आप जो स्विच नहीं कर रहे ना, ये सारी हरकतें तुम वो कर रहे हो जो नॉर्मली हैकर करता होता है। वो कहते हैं जी मेरे पास नहीं है तो मेरा गुम गया है मेरा फोन, ये वो। तो उन्होंने सारी चीजें खत्म की हुई हैं कि भाई अगर तुमने फोन चेंज कर दिया, तुम्हारा इवन पुराना फोन गुम गया, कोई बात नहीं, नया फोन लोगे, क्योंकि उसमें गूगल से लॉगिन करोगे, ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करोगे, वही सारे कोड वापस आ जाएंगे जो आपने अपने अकाउंट में लिंक किए हुए हैं, ठीक है। तो भाई अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं, 10 मिनट गूगल कहेगा वेट कर लो, अभी लॉगिन ना करो, और 10 मिनट के अंदर गूगल ऑथेंटिकेटर दोबारा इंस्टॉल कर लो तो वापस आ जाएंगे कोड। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो आप बात कर रहे हो ना, वो गूगल ऑथेंटिकेटर की चीजें वापस लाने में कोई इशू है? कोई इशू नहीं है यार। जब तुमने जीमेल इंस्टॉल कर लिया, नया फोन ले लिया, उसमें 6 चीजें इंस्टॉल कर ली, अब लॉगिन करने लगे हो जीमेल में ही, तो 7वीं चीज उससे पहले इंस्टॉल करो ना ऑथेंटिकेटर की। या अगर अभी तुमसे मांग रहा है कि कोड दो, तो कोई बात नहीं, आप उस वाली चीज को डाउन करो, उस वाली ऐप को जिसमें वो कोड मांग रहा था, और प्ले स्टोर पे जाओ और गूगल ऑथेंटिकेटर लॉगिन कर लो इंस्टॉल करके, तो आपके पास कोड वापस आ जाएंगे। एक दूसरी बात जो इसने कही है कि वहां पे जो गूगल की अपनी साइट्स होती हैं और दूसरी सर्विसेज पे भी वो आपको ट्राई अनदर वे का ऑप्शन दे रहा होता है। तो वो आप ट्राई अनदर वे पे चले जाओ, वहां पे आपका कोई ना कोई दूसरी वाली सेटिंग दे देगा आपको। कोई जरूरी तो नहीं कि आपने लाजमी कोड से ही करना है। इवन गूगल जो आपको बैकअप कोड्स की भी एक प्रोविजन देता है कि आप 10 कोड जनरेट करवा लो, वो अपने पास कहीं प्रिंट करके घर में रख लो, वट एवर जहां भी रख लो सेफ्टी पे। तो अगर आपके पास ऑथेंटिकेटर भी नहीं है, आपके पास कोई और चीज भी नहीं है, तो आप वो कागज निकालो। अगर आप खुद घर से बाहर हो, घर कॉल करो को यार वो फलानी अलमारी में फलाने वाला वो खोल के कागज, उसमें से जो पहला वाला कोड लिखा हुआ है वो मुझे निकाल के बता दो, तब भी लॉग इन हो जाएगा। गूगल ने बहुत सारे वेज दिए हैं। हाँ, हैकर के लिए वो सारी चीजें मुश्किल है।
सही है। अच्छा, तो इसमें ना दो तरह से टोकन आ रहे होते हैं, एक सिंक्रोनस टोकन होते हैं और एक एसिंक्रोनस टोकन होते हैं। और जो टोकन होते हैं ना उनकी भी दो टाइप्स होती हैं, क्लॉक बेस्ड टोकन होते हैं जो कि आपके टाइम बेस्ड टोकन होते हैं, तो वो टाइम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर चल रहे होते हैं। लेकिन इन टाइम बेस्ड टोकन के लिए एक चीज बड़ी जरूरी थी कि आपके सर्वर्स जिन पे आपने लॉग इन करना है और आपकी जो डिवाइसेज हैं जिनके थ्रू आपने लॉग इन करना है, इन दोनों का टाइम सिंक होना चाहिए, सेम टाइम होना चाहिए, बिकॉज वो टाइम बेस्ड टोकन जनरेट हो रहे होते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से मसले आने शुरू हुए, तो फिर उसके बाद उन्होंने किया ये कि उन्होंने टाइम बेस्ड टोकन को खत्म ही कर दिया और उन्होंने वो काउंटर बेस्ड टोकन कर दिए, जो कि अभी आजकल आपके पास ऑथेंटिकेटर की फॉर्म में आ रहे होते हैं कि आपके पास एक काउंटर लगा हुआ है, वो हर 1 मिनट के बाद जो है ना वो चेक हो रहा था। तो अगर आपके टाइम में फर्क भी आ गया कोई 15-20 सेकंड का, 30 सेकंड का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तो आपका और उसका टाइम तकरीबन तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर है, जितनी देर में ये जो टाइमर चल रहा होता है, तो आप लॉग इन कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपका इससे भी ज्यादा डिफरेंस है तो फिर एंटरप्राइजेस में इतना बड़ा डिफरेंस बहुत बड़ा एक फ्लॉ कंसिडर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपकी जो एंटरप्राइज है उसने कहीं ना कहीं लॉगिंग इनेबल की होती है, तो आपकी हर एक्टिविटी को लॉग किया जा रहा होता है, ठीक है। तो सपोज मैंने एक ट्रांजैक्शन की और मेरी डिवाइस पे टाइम आ रहा था 9:30 या 9:10, ठीक है। मैंने टाइम थोड़ा सा चेंज किया हुआ था या गलत मेरे उस पर टाइम चल रहा था, जबकि सर्वर का टाइम था 9:20 जो एक्चुअल टाइम है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर वो मैंने कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन की है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने सिस्टम का टाइम करता हूँ 9:10, 9:10 करने के बाद वो ट्रांजैक्शन करता हूँ और उसके बाद ना मैं कहीं और चला जाता हूँ। तो मैं वहां जाके शो करता हूँ कि देखिए 9:20 पे तो एक्चुअली मैं ये वाली एक्टिविटी कर रहा था। अब वो क्या होगा कि मेरे सिस्टम पे वो एक्टिविटी 9:10 आ रही होगी, सर्वर वाले कह रहे होंगे कि नहीं आपने ये ट्रांजेक्शन 9:20 पे की है, तो एक शक पड़ जाएगा। और अदालतों का ये रूल होता है कि जहां पे शक होना, तो शक का हमेशा फायदा मुलजिम को मिलता है, ठीक है। मतलब ये अदालत का एक रूल है कि बेशक 10 गुनाहगार भी छूट जाए सजा से, बच जाए सजा से, ये इतना बड़ा फ्लॉ नहीं है, जितना बड़ा फ्लॉ ये है कि एक बेगुनाह शख्स को सजा मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए जहां पे शक आता है ना, वो कहते हैं यार चलो 10 एविडेंस तो इसके खिलाफ है, लेकिन ये अब शक आ गया, 2-3 एविडेंस इस तरह के आ गए हैं जो इसके हक में भी जा रहे हैं, तो हम यूं करते हैं इसको रहने देते हैं, इसको सजा नहीं देते, बिकॉज अगर ये खुदा ना खास्ता बेगुनाह हुआ और इसको सजा होगी तो ये ज्यादा बड़ा जुर्म है बेनिस्बत इसके कि ये गुनाहगार हुआ और ये बच गया सजा से, क्योंकि आज बच गया, कल परसों किसी ना किसी टाइम पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ा ही जाएगा, ठीक है। इस वजह से ना टाइम जो होते हैं ना वो सिंक्ड होते हैं। इसके लिए एक एनटीपी की सर्विस होती है, ठीक है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो ये आपकी विंडोज में डिफॉल्ट में इंस्टॉल होती है, आपके लिनक्स के सर्वर में डिफॉल्ट में इंस्टॉल होती है। आपकी जो विंडोज का कंप्यूटर ये नॉर्मली कॉन्फ़िगर्ड होता है ntp.windows. या time.windows.org, इस तरह की किसी उससे ना लिंक कर रहा होता है। इसी तरह time.google.com है, time.xyz.com है, तो उन सब पे एनटीपी की सर्विसेज चल रही होती है, ठीक है। आपके मोबाइल फोन है ना, ये ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड होती है, इसके अंदर सेटिंग होती है, आप जाके अपने उसमें एक्सप्लोर करना तो मिल भी जाएगी। उसमें लिखा होता है सिंक टाइम विद द नेटवर्क प्रोवाइडर, ठीक है। अब क्या होता है, आपका मोबाइल फोन ऑन होता है ना, बेशक बटनों वाला मोबाइल फोन भी, वो जो सादे से होते हैं, वो भी जब ऑन होते हैं ना, तो उसमें अगर ऑप्शन एक्टिवेटेड हो, अब सबका प्री एक्टिवेटेड आ रहा होता है, पहले होता है आपको खुद करना पड़ता था, तो आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है, यू फोन है, जैज है, उसके वो जो सिस्टम होता है उससे वो अपना टाइम सेंड कर लेते हैं, ठीक है। ताकि थ्रू आउट द एरिया वो आपका जो है ना, थ्रू आउट द नेटवर्क आपकी सारी डिवाइसेस एक टाइम पे चल रही हो। तब ये होगा कि अगर आपने अभी ये ट्रांजैक्शन की, तो आपके सिस्टम में भी वही टाइम आ रहा होगा जिस टाइम पे सर्वर अपने पास लॉगिन करेगा, लॉग करेगा कि ये ट्रांजैक्शन इतने बजे हुई है, ठीक है। इससे फिर क्या होता है कि वो जब आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो पता चल जाता है कि सर्वर पे आपने चेक किया कि ये रॉन्ग एक्टिविटी हुई थी, इतने बजे हुई थी। आप वापस जाते हो, जाके उस डिवाइस तक पहुंच जाते हो, उस डिवाइस पे उस टाइम का लॉग जाके चेक करते हो और ऑटोमेटिकली आप उसके मुताबिक उस कल्प्रेट को पकड़ लेते हो। और एनटीपी सर्विसेज इंस्टॉल करने का हमें एक फायदा होता है कि अगर आपने अपने सिस्टम का टाइम खुद से चेंज कर भी दिया, तो विद इन 10 मिनट्स वो वापस चेंज हो जाएगा, क्योंकि एनटीपी की सर्विस एक्टिवेट होती है, वो दोबारा से टाइम सिंक करती है, कहती है अच्छा इसका तो टाइम गलत आ रहा है, वो वापस जाके सर्वर से टाइम उठा के दोबारा से उसको अपडेट कर लेती है, ठीक है। और ये टाइम भी यूटीसी टाइम में लेते हैं, उससे टाइम जोन का भी मसला नहीं आता, ठीक है ना। बिहाइंड द सीन वो यूटीसी कैलकुलेशन चल रही होती है, तो आप टाइम जोन
नंबर +5 में बैठे हुए पाकिस्तान टाइम जोन यूटीसी के टाइम से +5 है, तो आपके पास अब टाइम अपना ही आ रहा होगा, लेकिन जो सर्वर में लॉग जाएगा वो स्टैंडर्ड टाइम में जा रहा होगा, ठीक है ना। ताकि अगर एक सर्वर जो है वो अमेरिका में पड़ा हुआ है, तो अमेरिका में इस वक्त रात के 10 बज रहे होंगे, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास दिन के 9:20 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे बैठ के ट्रांजेक्शन करता हूँ जो सेम बेसिकली यूएस के सर्वर पे जाके हो रही है, स्टिल दोनों का टाइम सेम होगा, ठीक है। और ये आपको बताना इसलिए भी जरूरी है कि खुदा न खास्ता कल को आप कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, आप डेवलपर बन जाओ और एक एंटरप्राइज लेवल के डेवलपर बन जाओ, डेवलप कर रहे हो सिस्टम, तब आप इन चीजों का ख्याल रख रहे हो, ये सारे ऑथेंटिकेशन और इस तरह की चीजें आप प्रोविजन कर रहे होगे ना अपने सिस्टम के अंदर, तो आपको इन सारे एस्पेक्ट्स का पता हो कि ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्यों हम इतनी ज्यादा चीजें पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पे काम आएंगी, ओके। अच्छा, फिर उसके बाद जो एसिंक्रोनस टोकन्स आते हैं ना, ये आते हैं चैलेंज रिस्पॉन्स टाइप के टोकन। इसमें क्या होता है कि इसमें आप ये करते हो, ये एसिंक्रोनस होते हैं, वो सिंक्रोनस थे, वो सिस्टम के साथ सिंक हुए हुए थे, उनके टाइम उनकी चीजें जो है ना सिंक चल रही होती थी आपकी डिवाइस की और उसकी। इसमें ये है नॉन सिंक एरियाज के लिए, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो कि आपको सर्वर या जो आपका सिस्टम है वो आपको एक चैलेंज देता है, और आपने रन टाइम पे एक रैंडम वैल्यू होती है, और आपने उसको कहीं ना कहीं उसके रिप्लाई के तौर पे, रिस्पॉन्स के तौर पे उसका जवाब देना होता है, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो, अगर आप सर्वर से डायरेक्टली सिंक नहीं भी हैं, तब भी वो चैलेंज रिस्पॉन्स जो है ना वो आपकी इस चीज को इनेबल बना रहा होता है कि आप रन टाइम के ऊपर सही वाला रिस्पॉन्स सर्वर को बताएं, और सर्वर को पता होगा कि यार इस टाइम पे इसने यही रिस्पॉन्स देना है, या इस वाले चैलेंज का इसने यही रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एक क्लास है और हम कहते हैं चूंकि बड़ी हाई फाई किस्म की क्लास है, तो इसमें हर बच्चा एंटर नहीं हो सकता, मैं तो आप सब लोगों को नहीं जानता, ठीक है। तो अगर, या अगर आपकी क्लास में एक क्लास में 3-4 क्लासेस का मजमुआ बना दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल बीसीटी वाले भी हैं, बीसीएस वाले भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले भी हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी क्लास वालों से, ये तो आपको पता नहीं होगा कि वैलिड है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम ना कोई 10 मैं ना पासवर्ड बताता हूँ कि यार फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं ना कि आज दिन कैसा है, तो आपने इसका हमेशा जवाब ये देना है कि ये दिन तो नहीं है, रात है, ठीक है। इसका जवाब ये होगा, इसी तरह के 9 और क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, वो आप सबको पता है, जो जो बच्चा आ रहा है उससे मैं उनमें से कोई एक रैंडम क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है। और वो उसका सही जवाब देता है तो मैं कहूंगा ठीक है यार, इसका मतलब है कि हमारी क्लास के बच्चों में से ही है, इसको आने दो। और जो बच्चा उसका जवाब सही नहीं दे पाता, उसे मैं कहता हूँ कि नहीं, आप एंटर नहीं हो सकते इस क्लास में, बिकॉज आप इस क्लास के पार्टिसिपेंट नहीं हो, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको 10 क्वेश्चन दिए गए थे, उन 10 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन मैंने आपसे रैंडमली पूछना था, ठीक है ना। आपसे कुछ और पूछ लूंगा, इससे कुछ और पूछ लूंगा, उससे कुछ और पूछ लूंगा, तो आपने चूंकि इसका जवाब सही नहीं दिया, इसका मतलब आप मेरी क्लास के स्टूडेंट नहीं। अगर आप सही स्टूडेंट होते तो आपको पता होता कि इन 10 में से जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्या आता है, ठीक है, रैंडमली। अब इसका फायदा क्या होगा कि अगर किसी एक ने गुजरते गुजरते किसी एक क्वेश्चन का जवाब सुन भी लिया, तो हो सकता है कि जब वो एंटर होने की कोशिश करे तो मैं से कोई और रैंडम क्वेश्चन पूछ लूं तो वो उसका जवाब ही ना दे पाए, ठीक है ना। तो इस तरह से करके चैलेंज रिस्पॉन्स वाली एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कॉमन वीकनेसेस क्या आती हैं, वही वाली बात है कि आप जो डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते हैं जो आपके सिस्टम के रन टाइम पे आते हैं, वो आपने देखा है कि जब भी आप नॉर्मली किसी अच्छी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करते साथ ही वो कहता है कि अपना पासवर्ड चेंज करें, तो वो आपसे फर्स्ट पासवर्ड डिफॉल्ट आपको दे देता है, भिजवा देता है कि आपने अब इस साइट को इससे लॉगिन करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आप बताएं, इसका चूंकि मुझे इलम नहीं है तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग जब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम एनरोल हुए थे, तो आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड कैसे मिला था? एक ही डिफॉल्ट था, सबका एक ही था, मिला कैसे था? ईमेल पे आया था, जो आप लोगों की ईमेल पे थी उन्होंने उसमें बताया गया था कि आपका ये यूजर नेम और पासवर्ड है। और क्या लॉगिन करते हैं साथ ही उसमें चेंज भी आया था? उसने चेंज करवाया था जबरदस्ती आपसे, क्यों? क्योंकि वो जब ईमेल जनरेट हुई है ना, तो आपके यहाँ के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को भी वो पता होगी, आपके मेल एडमिनिस्ट्रेटर को भी पता होगी, क्योंकि मेल आपके यूनिवर्सिटी के मेल सर्वर से जनरेट हुई थी। उस मेल की कॉपी यहाँ पड़ी हुई होगी, मेल सर्वर में पड़ी होनी चाहिए ना, ऑटोमेटिकली जनरेट हुई होगी, बट मेल सर्वर में कॉपी तो पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं इनके अकाउंट से कोई गलत एक्टिविटी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा और मेल बॉक्स खोलूंगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर के पास सब मेल बॉक्स का एक्सेस होगा, ठीक है। तो जब मैं आपका मेल बॉक्स खोलूंगा तो उसमें कहीं पे वो फर्स्ट टाइम पे वो मेल आ रही होगी कि यार इसको ये वाली मेल जनरेट की गई है, ठीक है, उसका ये यूजर नेम और पासवर्ड रखा गया है, तो मैं वहां से देख के आपके अकाउंट से लॉग इन कर लेता। इसलिए उन्होंने ऑप्शन रखा होगा कि जो ही आपने फर्स्ट टाइम लॉग इन किया होगा, उसने पहली एक्टिविटी जो करवाई होगी वो ये करवाई होगी कि अपना डिफॉल्ट
यूजर नेम तो वही रहेगा, पासवर्ड अपना चेंज कर ले, ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म होती है। अगर आपके घर में एक डिवाइस आई, फॉर एग्जाम्पल आपने नया की सर्विस ली और उन्होंने आके आपको कोई डिवाइस दे दिया और उसका एक डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड आपको लगा के दे दिया, इट इज क्वाइट बेटर कि आप उसको चेंज कर लें खुद से, क्योंकि वो खुद से चेंज करने का ऑप्शन तो नहीं होगा। तो इस तरह की डिवाइसेस जिसके अंदर डिफॉल्ट क्रेडेंशियल आ रहे होते हैं और वो इस तरह से चेंज वाली चीजें नहीं होती, स्पेशली डिवाइसेस के केस में, तो आप वहां पे डिफॉल्ट क्रेडेंशियल को हमेशा चेंज कर लें, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे और वो सेम पासवर्ड है सब डिवाइसेस का, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नेटवर्क की डिवाइस ली, नेटवर्क का राउटर ले लिया और उसका एक ही डिफॉल्ट पासवर्ड है जो उस मॉडल का आ रहा होता है। अब क्या होगा कि आप वेबसाइट्स पे जाएं तो आप यहाँ पे नेट पे सर्च करें कि डिफॉल्ट पासवर्ड लिस्ट, तो आपको इस तरह की लिस्ट मिल जाएंगी जिसके अंदर वो डिफॉल्ट पासवर्ड लिखे हुए आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि आपका जो अटैकर है, और आपने रिकग्नाइजेंस की थी जिस जगह पे आपने अटैक करना था, वहां पे पता चला कि फला नेटवर्क का राउटर लगा हुआ है, जो हमने पिछले वाले उसमें देखा था जब हम फुट प्रिंटिंग कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहला काम ये करेंगे कि आप उन राउटर के जो डिफॉल्ट पासवर्ड्स अवेलेबल है ना उन साइट्स के ऊपर, वो वन बाय वन ट्राई करेंगे। जैसे अगर मैं कस्ट को अटैक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं पहले यहाँ पे रिकग्नाइजेंस फुट प्रिंटिंग की तो मुझे पता चला कि इस आईपी के ऊपर कोई एक राउटर चल रहा है, वो ये सामने लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसका मॉडल देख लूंगा, या आइडेंटिफाई हो जाएगा मुझे वो बैनर ग्रैबिंग से कि यार इसका ये वाला पासवर्ड है, ये वाला मॉडल है। तो मैं क्या करूंगा कि नेट पे जाके उस मॉडल के डिफॉल्ट पासवर्ड चेक करके सबसे पहले तो मैं वो ट्राई करूंगा। तो अगर मुझे एडमिन लेवल का एक्सेस मिल गया इस नेटवर्क राउटर का, तो वो तो समझ लें कि मैं एडमिन लेवल से आपके नेटवर्क में एंटर हो गया हूँ, तो मैं जो बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस वजह से डिफॉल्ट पासवर्ड अगर आप चेंज ना करें तो अटैकर इसका फायदा उठा सकते हैं। सेशन मैनेजमेंट आपकी ठीक ना हो तो उससे अटैकर फायदा उठा सकता है, वो सेशन को हाईजैक कर सकता है। आपकी लॉगिन अटेम्प्ट्स पे रेट लिमिटिंग नहीं लगी हुई, इसका क्या मतलब है कि मैं आपके सिस्टम पे अगर ब्रूट फोर्स का टैग करता हूँ, मुझे आपका यूजर नेम पता लग गया, पासवर्ड नहीं पता, मैं ब्रूट फोर्स के थ्रू ट्राई कर रहा हूँ, तो आपके सिस्टम पे रेट लिमिट ऑफ द लॉगिन अटेम्प्ट लगी होनी चाहिए कि यार 5 के बाद आप इसका अकाउंट ब्लॉक कर दो 1 घंटे के लिए, ठीक है। अगर तो मैंने ये रेट लिमिट नहीं लगाई तो मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करूंगा तो मैं तो 1 मिनट में 1000 बार आपके सिस्टम के ऊपर पासवर्ड की ट्राई कर लूंगा, तो कोई ना कोई पासवर्ड कभी ना कभी लग ही जाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर मैंने सिस्टम में अपने रेट लिमिटर लगाया हुआ है और मैं कहता हूं कि जब भी कोई यूजर 5 बार गलत पासवर्ड एंटर करता है तो उसका अकाउंट 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दो या 2 घंटे के लिए ब्लॉक कर दो, अब क्या होगा कि वो अटैकर रहे वो जो ही अपना सॉफ्टवेयर चलाया और उसने बम्बार्डमेंट ऑफ द पासवर्ड शुरू की, ब्रूट फोर्सिंग की, तो 5 अटेम्प्ट के बाद वो अकाउंट वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा, तो बाकी जो उसकी अटेम्प्ट्स हैं वो सारी की सारी फॉरक जाएंगी, बिकॉज अब वो आपका पासवर्ड यूजर नेम चेक ही नहीं कर रहा, वो तो आपको ये रिप्लाई कर देगा उस अटैकर को कि योर अकाउंट इज ब्लॉक, योर अकाउंट इज ब्लॉक, योर अकाउंट इज ब्लॉक, ठीक है ना। तो वो आपकी उसमें फायदा हो जाएगा कि आपके ऊपर ब्रूट फोर्स का अटैक कवर अपनी वो आएगा। फिर इसी तरह इस चीज को बाईपास कैसे किया जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन लॉगिन फॉर्म पे अगर पॉसिबल हो तो आपका वो ऑटोमेटिकली यूजर विदाउट गिविंग पासवर्ड एंटर हो जाएगा, ठीक है ना। आपके किसी लीक डेटा के लीक होने की वजह से, जैसे वो हमने कहा था कि हम आपका यूजर का टेबल ही पूरा उठा लेते हैं, उसमें सब यूजर्स के यूजर नेम और पासवर्ड आ रहे होंगे ज़ाहिर है, ठीक है, तो वो अगर आपका डाटा लीक होता है तो वहां से आपके क्रेडेंशियल्स लीक हो जाएंगे। या अगर आपने अपने ब्राउजर में रिमेंबर माई पासवर्ड का ऑप्शन ऑन किया हुआ है, ठीक है, और आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल बिल फर्ज मुझे मिल जाता है, या मैं आपसे फॉर एग्जाम्पल फॉर द टाइमिंग ले लेता हूँ कि यार मैंने एक असाइनमेंट करनी है, तो आप काइंडली, मैं अपना लैपटॉप नहीं लेकर आया, मुझे आप जरा आधे घंटे के लिए दे दो। आपने तो मुझे गुड फेथ में दे दिया, अब मैं चाहूं तो मेरे सामने वो चीजें खुली हैं, आपने जरा लॉगिन भी करके दिया होगा। और बेहतर ये है कि आप जब भी अपनी कोई डिवाइस किसी से शेयर करें, और 90% टाइम पे हमने रिमेंबर मी का ऑप्शन एक्टिवेट किया होता है, तो आप क्या करें कि एक छोटा सा सादा सा यूजर बना लें। एक तो आपने अपना यूजर बनाया हुआ है ना, आप एक और गेस्ट के नाम का यूजर बना लें, फ्रेंड के नाम का यूजर बना लें, फैमिली के नाम का यूजर बना लें। तो जब भी अपना डिवाइस, अपना लैपटॉप किसी से शेयर करते हैं तो अपने वाले से लॉग आउट कर दें और उस गेस्ट वाले से लॉग इन करके उसको दे दें, सो दैट वो जितने भी आपके पासवर्ड रिमेंबर मी की वजह से आपके ब्राउजर में सेव हुए हुए हैं ना, वो उसको विजिबल ना हो पाए, या उनकी बेस पे वो ब्राउजर खोले और gmail.com लिखे तो आपका पूरा मेल बॉक्स ऑटोमेटिकली उसके सामने खुल जाए, जैसे कि आपके सामने खुलता है, ठीक है। तो आप ये लाजमी एक्टिविटी अपनी हैबिट बना लें कि आपने अपने अकाउंट में, सॉरी अपने डिवाइस में एक एक्स्ट्रा अकाउंट बना के रखा हुआ हो इस तरह के लोगों के लिए, कि जब आपको किसी को अपनी डिवाइस किसी से फैमिली में, फ्रेंड्स में, यूनिवर्सिटी में शेयर करनी पड़ जाए तो आप वहां पे
उस नए वाले लॉगिन के थ्रू दे सके जिसमें आपका कोई अपना क्रेडेंशियल सेव नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो मैं जरा क्या हुआ। अच्छा अच्छा, अब आप बताएं, मैं जरा आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं और देन फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। दोबारा बोलो। ये सेफ नहीं होती है बिकॉज अगर देखें अगर हम एक जगह पे लॉग इन होते हैं ऑथेंटिकेशन से और हमारा जो सेशन टोकन जो है वो ब्रूट फोर्स से स्टील कर लेते हैं तो हमारा सेशन चला गया और हमारी ट्रांजेक्शन भी गलत हो। देखो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करने के बाद गूगल आपसे अक्सर ये पूछता है कि डू यू वांट टू रिमेंबर दिस डिवाइस। अगर आप उसको रिमेंबर, मजीद एक और एक्टिविटी, एक तो होता है ना पासवर्ड रिमेंबर रखना, एक होता है कि आपसे नॉर्मली ये सारी डिवाइसेस सेकंड फैक्टर करने के बाद ये पूछती हैं कि डू यू वांट टू रिमेंबर दिस डिवाइस और नॉट, या डू यू वांट टू रजिस्टर दिस डिवाइस और नॉट। अगर आप उसको एक्टिव कर दो ना, अगली बार अगर आप लॉग आउट कर भी दो तो उस डिवाइस पे आपका सेकंड फैक्टर पे नहीं आता, पहले फैक्टर पे ही जाता है, बिकॉज आपने उस डिवाइस को अपने उसमें ऐड किया होता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में भी ये काम हो सकता है कि आपका उधर से पासवर्ड भी सेफ है। हैं? बैठ जाना यार, मैं क्लास ले रहा हूँ। बैठ जा, बैठ जा। बैठ जाना, मैं क्विज कैसे लूँ, मैं वहां पे वो दिखाऊंगा या वो दिखाऊंगा, खुदा के बंदे। इसका सोचते हैं इस बारे में। अच्छा, तो ये बात समझ आई आपको। रजिस्टर होते हैं कि हमारा सेशन टोकन स्टील हो जाता है तो हम राइट इस बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपने रिमेंबर वाले काम किए होते हैं ना, वहाँ पे बड़े सारे ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन होता नहीं है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम पे वो वाली चीज एक्टिव है ना, तो आपसे वो, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि यार अगर किसी ने मेरे उसमें लॉग इन कर भी लिया तो क्या है, वो जब यूजर नेम पासवर्ड डाल के नेक्स्ट करेगा तो मेरे कोड आ जाएगा, लेकिन आपने रिमेंबर डिवाइस एक्टिवेट किया हुआ है तो वो कोड नहीं भेजेगा सेकंड टाइम पे, वो फर्स्ट पे ही रिलाई करेगा, ठीक है। ये चीज होती है, ख्याल रखना इसका। अच्छा, उसके बाद जब अथराइजेशन हो जाती है उसके बाद आपका एक्सेस मैनेजमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एक्सेस मैनेजमेंट की बेस पे क्या होता है कि आप अगर ईमेल में लॉगिन कर रहे हो तो आपको सिर्फ अपनी ईमेल से नजर आएंगे, किसी और की नजर नहीं आएंगे, बेशक आपने लॉगिन किया हुआ है, बट आपको अब एक्सेस राइट्स की वजह से रेस्ट्रिक्शंस हो गई। वो डाटा, वो ऑप्शन, वो मेन्यू के चीजें जो आपको नजर आ रही हैं सिर्फ वो होंगी जिनका आपको एक्सेस दिया गया है, ठीक है ना। जैसे अगर आप सिस्टम पे लॉगिन करते हो आज के लिए, तो आप आज की अटेंडेंस को नहीं मैनेज कर सकोगे, वो मैं ही कर सकता हूँ, वो मेरे लॉगिन में आ रही हो, तो आप अभी लॉगिन कर भी लो तो आपको अटेंडेंस ऐड करने का राइट नहीं आएगा ना, क्योंकि आपके उसके उसके एक्सेस में नहीं है। तो आपने जब ये चीजें डिजाइन, एक्चुअली आपने जो समझना है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू समझना है कि जब आप सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। आप सिस्टम की ऑडिटिंग कर रहे हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी ऑडिटिंग में चले गए हो, या अच्छे डेवलपर थे उन्होंने आपको ऑडिटिंग में रख लिया, तो आपने ये सारी चीजों को वहां पे वेरीफाई करवाना है कि जो सिस्टम बना है इसके अंदर ये चीजें दीवी की नहीं दीवी। क्यूसी टीम में बैठे हुए हो, तो क्यूसी का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ क्वालिटी चेक करनी है, क्वालिटी में ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के तौर पे सिक्योरिटी भी ऐड होगी है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती है किसी सॉफ्टवेयर की, ये पता है आपको फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सिक्योरिटी एक तरह की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में ऐड हुई हुई होती है, ठीक है ना, कि आपका सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, चल रहा है सारा कुछ ठीक है, लेकिन सिक्योर नहीं है तो फिर फायदा नहीं है ना। फंक्शनल रिक्वायरमेंट सारी पूरी की हुई है लेकिन सिक्योरिटी उसके अंदर है नहीं, कोई भी बंदा किसी का भी अकाउंट बैलेंस देख सकता है, तो फिर क्या फायदा, सही है। अच्छा, इसके लिए OAuth 2.0 आजकल यूज हो रहा है, ओपन ऑथेंटिकेशन 2.0, पहले 2.1.0 था, 2012 से फिर OAuth 2 के ऊपर काम शुरू हो गया, और आजकल जो है ना ये OAuth ओपन ऑथेंटिकेशन 2.0 जो है, ये वेब के ऊपर सबसे ज्यादा प्रिवेलिंग एक फैक्टर है, एक ऑथेंटिकेशन का प्रोटोकॉल है। लेकिन इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन है कि आप ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन, इवन मोबाइल एप्लीकेशन, डिवाइसेस जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हुई हुई हैं, इनकी ऑथेंटिकेशन को भी आप ओ ऑथ के अगेंस्ट अप्रूव या चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, OAuth 2.0 के अंदर आपके रिसोर्स ओनर्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपके सिस्टम वाली साइड के लोग होते हैं, ठीक है। आपके कुछ क्लाइंट्स होंगे जिन्होंने एक्चुअली उस सिस्टम के ऊपर लॉग इन करना है, कुछ अथराइजेशन सर्वर होंगे जो किसी रिक्वेस्ट को अथराइज करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, ठीक है। और अथराइजेशन के बाद रिसोर्स सर्वर्स होंगे जो कि रिसोर्स ऑनर के अंडर काम कर रहे होंगे, और ये उस ऑथेंटिकेटेड क्लाइंट को या अथराइज क्लाइंट को कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे जो एक्चुअली इसको चाहिए होंगे आपके सिस्टम में से, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है OAuth 2.0, ठीक है। तो इसके काम करने का तरीका, जैसा कि हमने बताया कि आपके पास कुछ क्लाइंट्स होंगे, कि कोई ना कोई ऐप होगी, कोई ना कोई एंड यूजर है जो आपके सिस्टम को एक्चुअली एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद रिसोर्स ऑनर वाली साइट के यूजर्स होंगे जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर टाइप या इस टाइप के लोग होंगे, ठीक है। अथेंटिकेशन सर्वर या थराइजेशन सर्वर आप उसको कह लें, वो होगा जो कि वेरीफाई करके आपको ये चेक करेगा कि आपने जिस रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है वो रिसोर्स आपको देनी है या नहीं देनी है। और लास्ट में आपकी एक्चुअली रिसोर्सेज होंगी, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपने फॉर एग्जाम्पल जो आपका एंड यूजर है उसने बेसिकली फेसबुक अकाउंट के थ्रू एक तरह का ना लॉगिन किया, ठीक है। या उसने एक रिक्वेस्ट भेजी कि मतलब मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ किसी चीज को, कनेक्ट करना चाह रहा हूँ वही फेसबुक के थ्रू। ये बेसिकली जो हमने पिछली वाली एग्जांपल डिस्कस की थी ना वो वाली, वो एक्चुअली ओवर 2.0 को हम लेके चले, क्योंकि 1.0 2012 में ऑब्सोलीट होना शुरू हो गया था, तो उसको हम वेरीफाई नहीं किया था। तो उसी वाली एग्जांपल या उसी वाली वो जो एग्जांपल हमने पहले डिस्कस की थी उसी को मैं यहाँ पे दोबारा देख रहे हैं इसको, इसलिए मैं इसको फौरन गो थ्रू करूंगा। तो आपने क्या किया कि लॉगिन विद फेसबुक किया, तो उसने आपको प्रॉम्प्ट पेश कर दिया कि भाई ये लॉगिन करना चाह रहे हो तो अपना यूजर नेम और पासवर्ड दो। और अगर आप पहले से लॉगिन थे तो सिंपल आपके सामने प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि डू यू वांट टू अलाउ दिस थिंग और एक्सेस और नॉट। तो अगर उसने आपको क्रेडेंशियल दिए तो आपने अपने क्रेडेंशियल बेसिकली फेसबुक को प्रोवाइड किए यहाँ पे 3 नंबर पेज के थ्रू, ठीक है। यानी कि आपने 1 नंबर पे रिक्वेस्ट की कि मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ थ्रू फेसबुक, फेसबुक के सर्वर ने आपको ये क्रेडेंशियल की स्क्रीन दे दी 2nd नंबर के थ्रू। आपने 3 नंबर के अगेंस्ट अपना डाटा वाटा या जो भी लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड था वो डाला और डाटा की रिक्वेस्ट लोकेट कर दी कि हाँ मैं इस साइट को एक्सेस देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल है ना वो आपके चले गए उस सर्वर के पास और वहां से ट्रांसफर हो गए आपके वो जो आपका वो जो रिसोर्स वाला जो ऑथराइजेशन का सर्वर है वहां पे जाके सेव हो गया कि ठीक है इस बंदे ने इस वाली वेबसाइट को एक्सेस दे दिया है। और ऑटोमेटिकली वो जो एक्सेस कोड है वो आपका वो जो एप्लीकेशन है उसको भी मिल जाएगा। अगली बार वो एप्लीकेशन जिसको आपने कहा था कि मैं इसमें अथेंटिकेशन करवाना चाहता हूँ थ्रू फेसबुक, वो जब भी वो वाला टोकन फेसबुक को प्रेजेंट करेगी तो फेसबुक उसको आपका जो भी रिक्वायर्ड डाटा है वो प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, आप लोग कभी सेटिंग में जाएं अपने फेसबुक की या जीमेल की, गूगल की, तो वहां पे लिखा आ रहा होता है एक जगह पे जाके सिक्योरिटी में कि आपके ये एप्लीकेशन जो है ना इनको आपके अकाउंट का एक्सेस आपने ग्रांट किया हुआ है। ये एक्चुअली वही होती है जिनको आपने सिंगल साइन ऑन वाला ये वाला एक्सेस वहां पे ग्रांट पहले किसी टाइम में किया होता है बचपन में, ठीक है। तो आप क्या करें कि आप थोड़े थोड़े अरसे बाद अपने अकाउंट की सेटिंग में सिक्योरिटी में जाके चेक कर लिया करें कि वहां पे कौन कौन सी चीजों को आपने इन पास एक्सेस दिया हुआ था, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको गेम खेलते थे पहले, अब आपने वो फिर भी छोड़ दी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने क्यों उसको एक्सेस दिया हुआ है, उसको तो एक्सेस मिला हुआ है, तो आप क्या करें कि वहां पे जाके उसको खत्म कर दें, उसका अथराइजेशन रिवोक कर लें। उससे क्या होगा कि अगली बार जब वो टोकन लेके, अब जो ही आप ये वाला काम करेंगे कि मैंने इसकी एक्सेस रिवोक कर दी है, तो आपके उस सर्वर में से वो जो टोकन था वो उसका एक्सेस खत्म हो जाएगा, वो टोकन डिलीट हो जाएगा। अगली बार वो वेबसाइट जो आपके डाटा को एक्सेस करने के लिए वो वाला टोकन पेश करेगी तो वो जो फेसबुक का या जीमेल का सर्वर है उस एक्सेस को डिनाई कर देगा, बिकॉज अब उसने वो टोकन को आपने एक्सपायर करवा दिया, ठीक है ना। तो आपके पास दोनों चांस होते हैं, सिर्फ आपने एक्सेस देना नहीं होता, आपने एक्सेस रिवोक भी कर सकते हैं, वो भी आपके हाथ में। आखिर में आती है अकाउंटेबिलिटी। वो जो IEEE वाला हमारा मॉडल था उसका आखिरी पार्ट था अकाउंटेबिलिटी, जिसके ऊपर हमने थोड़ा डिस्कस भी किया कि अकाउंटेबिलिटी हमें क्यों चाहिए होती है। एक तो हमें फोरेंसिक के लिए चाहिए होती है और एक अगर आपका कोई मिलीशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है तो उसको ट्रैक बैक करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। ये की कैसे जाती है? ये की जाती है नंबर 1 लॉगिन के थ्रू, कि आप अपने अकाउंट में जो आपके सिस्टम होते हैं उसके अंदर जो क्रिटिकल एक्शंस होते हैं उनका लॉग मेंटेन करना शुरू कर देते हो, ठीक है। अब वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो क्रिटिकल एक्शंस क्या क्या है, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉगिन, कि जो जो लॉगिन एटलीस्ट फेल्ड अटेम्प्ट हैं वो तो आप लॉग कर रहे हो, ताकि एक यूजर की ज्यादा फेल्ड लॉग अटेम्प्ट जनरेट हो रही है तो आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि वो बंदा इस पे ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है, बार बार पासवर्ड लगाने की कोशिश कर रहा है इसके अकाउंट में एक्सेस करने की। क्योंकि अगर बंदा खुद सही होता, वो खुद ही लॉगिन कर रहा था तो एक बार गलती करता, 2 बार गलती करता, तीसरा कभी होता है ना कैप्स लॉक ऑन होता है, आप टाइप करते हो तो वो पासवर्ड गलत एंटर होता है। लेकिन अगर आपकी मुसलसल रिपीटेड अटेम्प्ट्स आ रही हैं इसके ऊपर आप लॉगिंग इनेबल कर सकते हो, ठीक है। किसी खास एक्टिविटी पे, कि जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स के मार्क्स डालता हूँ, आपकी अटेंडेंस डालता हूँ, इस पे एक्टिविटी हो सकती है कि इसने कहाँ बैठ के डाले थे। इसी तरह कोई बैंकिंग चैनल है तो वहां पे ट्रांजेक्शन हो रही है उसकी लॉगिंग हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि आपके लिए क्या वेरी करता है इंपॉर्टेंट। तो आप उन सारी चीजों को जहां से आपके सिस्टम पर अटैक आ सकता है तो आप उन सारी चीजों को लॉग कर लो। अच्छा, फिर लॉग करने में ना एक और मसला होता था कि अगर मैं अटैकर हूं और मैं इनसाइडर हूं तो मैं उस लॉग को चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर था
मैंने इन्हें कहा कि मेरी सैलरी बढ़ाए, उन्होंने कहा सैलरी नहीं बढ़ाते आपकी, तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे मैं कहीं और जॉब ट्राई करने की कोशिश की, मुझे कहीं और जॉब मिल गया, मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, जाने से पहले मैं आपको गड़बड़ करके चलाता हूँ नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तो मैं तो वो लॉग वाले सर्वर में भी जाके चेंज कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर का राइट है। अब क्या होता है कि लॉग्स फॉरवर्ड हो जाते हैं, तो एंटरप्राइजेस होती है उसमें लॉग को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फॉरवर्ड कैसे किया जाता है कि एक लॉगिन का अलग से सर्वर बना होता है जिसके ऊपर नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस नहीं होता। तो आपके जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, उनके जो लॉग होते हैं ना, वो हर एक खास फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम के बाद उस सर्वर पे फॉरवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, और उस सर्वर पे बड़ा हाई लेवल का एक्सेस होता है, हर बंदे का एक्सेस नहीं होता, हर इवन एडमिनिस्ट्रेटर का भी एक्सेस नहीं होता। ठीक है ना। उससे क्या फायदा होता है कि अगर सर्वर नेटवर्क का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसने नेटवर्क की डिवाइस में कोई गड़बड़ की और वो नेटवर्क की डिवाइस में जाके लॉग चेंज भी कर देता है, लेकिन वो गड़बड़ वाले जो लॉग थे वो ऑलरेडी किसी और जगह पे उनकी कॉपी जा चुकी है। तो कल को जब फोरेंसिक्स होगी तो वो नेटवर्क या जो डिवाइस है उसको खोल के उसके लॉग चेक नहीं करेंगे, बल्कि वो लॉग की कॉपी जो लॉग सर्वर में पड़ी हुई है उसको खोल के चेक करेंगे। उनको पता है कि यार अगर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने चेंज किया भी होगा तो इस नेटवर्क डिवाइस के लॉग्स में गड़बड़ की होगी, वहां डिलीट कर दिए होंगे लॉग, लेकिन उसकी कॉपी हमारे पास फॉरवर्डेड जो लॉग सर्वर पड़ा हुआ था उसमें जरूर सेव होगी, वहां से हम उसको एनालाइज कर लेंगे। और फिर लॉग सर्वर का हमें एक फायदा भी हुआ लेटर ऑन, और वो ये फायदा हुआ, इसकी बेस पे सीम फिर बन गए कि जब आपके पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन का लॉग आ रहा है, नेटवर्क डिवाइस का भी आ रहा है, सर्वर का भी आ रहा है, आपकी फायरवॉल का भी लॉग आ रहा है, वो तीनों एक ही जगह पड़े हुए हैं, तो वहां पे बैठ के अब आप पूरा अटैक को मैप करवा सकते हो। ठीक है, मैप कैसे करवा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक अटैकर आता है, वो सबसे पहले फायरवॉल को खराब करेगा, फायरवॉल को बाईपास करेगा, वहां से नेटवर्क के स्विच पे आएगा, वहां से हैकिंग करेगा, फिर आपके सर्वर तक पहुंचेगा, फिर उस पर अटैक करेगा हैकिंग की। अगर आप इन तीनों को अलग अलग देखो तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें मिलेंगी, थोड़ी सी विजिबिलिटी, लेकिन अगर ये तीनों लोग एक ही जगह पे होंगे तो फिर आपको अटैकर का पूरा पाथ नजर आ रहा होगा कि देखो यार ये जो फायरवॉल के लॉग थे इसमें यहाँ गड़बड़ हुई, इसके साथ ही नेटवर्क के स्विच के लॉग में गड़बड़ हुई, और साथ ही ये सर्वर के लॉग में इसने यहाँ पे गड़बड़ की, तो तीनों एक ही जगह पड़े हुए थे। तो अब क्या होता है कि सीम्स के सिस्टम आगे सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट पे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे कि ये बेसिकली उस पूरे के पूरे लॉग पे जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे मुहित है उनको देखते हुए आपका अटैक पाथ भी विजिबल आपको कर देते थे, और उसकी बेस पे कोरिलेशन और इस तरह की एक्टिविटीज करके आपको ये भी शो करवा देते थे कि यार ये वेदर ये वाले काम मतलब एक्चुअली कोई अटैक हैपन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में भी सारे लॉग एक ही जगह पे पड़े होते थे तो काम आते थे, फिर वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को चेंज भी नहीं कर सकता, वो प्रॉब्लम भी आपकी जो है ना खत्म हो जाती थी। ठीक है, और ये सारी चीजें ये जो है ना, मैं एक मिनट नजर देख लूं कि आगे क्या है। तो हाँ, मैं करने लगा हूँ वही देखना। ठीक है, ये अगली स्लाइड्स थी, दो तीन जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, ये आपकी सेल्फ स्टडी में मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है,